हाँ जी, चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 ये कहता है एक्सप्लेन अबाउट नीड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस वर्ड का मतलब पहले समझना, इसकी जरूरत क्या है। देखो, वेरिएंसेस का मतलब कॉस्ट कंट्रोल है ना, कि भाई हमारी कॉस्ट इतनी आनी चाहिए और ज्यादा आ रही है, तो डिफरेंस वेरिएंसेस कहलाता है। अब अगर वेरिएंसेस है एडवर्स, तो फिर हम मैनेजर्स को बुलाते हैं कि भाई आपके लापरवाही की वजह से ये कॉस्ट ज्यादा आ रही है। अगर ऐसे चलता रहा तो हम आपकी सैलरी काटेंगे। तो मैनेजर अपना काम फिर ठीक से करते हैं। ये वेरिएंसेस का मतलब बता दें, मतलब एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट से कंपेयर करके वेरिएंसेस निकालते हैं। अब बात आती है इन्वेस्टिगेट करने की। तो इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरप्रिटेशन, है ना। इंटरप्रिटेशन में क्या था कि हम कॉजेज कारण ढूंढते हैं, है तो ना, पॉसिबल रीजन ढूंढते हैं बस हम, बट उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं होता। इंटरप्रिटेशन का मतलब सिर्फ कारण ढूंढते हैं कि भाई जैसे प्राइस वेरिएंस है, तो प्राइस वेरिएंस ज्यादा आया है, एडवर्स क्यों आया होगा। या तो परचेज मैनेजर ने कमीशन ली होगी वेंडर से और उसको बिलिंग हाई करा दी होगी, या परचेज मैनेजर ने परचेज प्रोसीजर फॉलो नहीं करा होगा, उसको पता ही नहीं होगा मार्केट में रेट क्या चल रहा है। नहीं भाई, यही तो हो सकता है कि परचेज मैनेजर ने जानबूझकर हाई प्राइस खरीदा हो, नहीं, या फिर उसने मिक्स चेंज कर दिया हो, या फिर उसको पता ही ना हो कि मार्केट में रेट क्या चल रहा है। नहीं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में रेट बढ़ गए हो, मतलब दे आर डिफरेंट रीजंस। ये तो था इंटरप्रिटेशन। बट अब अगर ध्यान से सुनना, सही कारण पता लगे तो सही रेमेडियल एक्शन हो सकता है। तो एक्चुअल में सही कारण को आप पता लगाना इन्वेस्टिगेशन कहलाता है कि भाई देखो प्राइस वेरिएंस किस वजह से आया है, इन्वेस्टिगेट करो। भाई ऐसे तो संभव कारण कई हो सकते हैं ना, देर आर सो मेनी पॉसिबल रीजन, राइट। अब वो कहलाए इंटरप्रिटेशन। बट उसमें कौन सा कारण है कि क्या परचेज मैनेजर ने जानबूझकर वेंडर से सांठगांठ करी है, क्या परचेज मैनेजर ने परचेज प्रोसीजर फॉलो नहीं करा है, कौन सा कारण है, right? कि क्या एक्चुअल में रेट बढ़ गए। और अगर एक्चुअल में रेट बढ़ गई, ये इन्वेस्टिगेट करो, तो फिर तो हम उसको कुछ नहीं कहेंगे, फिर हम इसका मतलब अगली बार स्टैंडर्ड ठीक करेंगे। पर अगर उसने बिल्कुल ही जानबूझकर वेंडर से बात करके कमीशन ले ली और हाई प्राइस पर चार्ज कर दिया, या मिक्स चेंज कर दिया, या उसने उसको पता ही नहीं था, तो मतलब हम कारण ढूंढेंगे। और अगर सही कारण पता लग गया तो फिर हम रेमेडियल एक्शन लेंगे। तो सही कारणों का पता लगाना इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए जरा फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। हाँ जी, देखिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस में सजेस्ट पॉसिबल कॉजेज ऑफ वेरिएंस। ठीक है, इंटरप्रिटेशन आपको सुझाव दे सकता है, संभव कारण क्या कह सकते हैं, ठीक है। परंतु इन्वेस्टिगेशन आपकी सहायता करता है कि सही कारण क्या है। नहीं भाई, 5 कारण है, इन्वेस्टिगेट करो कौन सा कारण है, ताकि आप रेमेडियल एक्शन ले सको। नहीं, इंटरप्रिटेशन एडवर्स वेरिएंस, ठीक है, क्या क्या दे सकता है। पहला, कि क्या परचेज मैनेजर ने जानबूझकर हाई प्राइस खरीदी है और कमीशन ले ली सेलर से, मतलब वेंडर से। क्या परचेज मैनेजर ने परचेज किया हाई प्राइस पर, उसको पता ही नहीं था मार्केट में क्या चल रहा है, परचेज प्रोसीजर फॉलो नहीं करा, दूसरी दुकान पर देखा ही नहीं। नहीं, क्या उसने मिक्स चेंज कर दिया, क्या वास्तव में प्राइस बढ़ गई। तो ये सारे कारण हो सकते हैं, ये इंटरप्रिटेशन। बट हमें इन्वेस्टिगेट करके ये देखना है कि सही कारण कौन सा है, भाई सही कारण कौन सा है, ओके, ताकि हम सही एक्शन ले सके। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब कई बार हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो कैसे करोगे, टीम बनाओगे एक, भाई एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखोगे, उसको एक हेल्पर दोगे, असिस्टेंट दोगे, नहीं, तो वो सारी कैलकुलेशन करेगा, सैलरी लेगा, तो यानी पैसा खर्च होगा। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट रखूंगा और उसको एक असिस्टेंट दूंगा, तो भाई इसमें कम से कम मेरे 50 रुपए महीने का खर्चा आएगा। पता लगा वेरिएंसेस कितने आ रहे हैं, 20,000 रुपए। तो इसको ठीक करने के लिए 50 रुपए खर्च करना समझदारी नहीं है। इसका मतलब अगर कॉस्ट ज्यादा आती है इन्वेस्टिगेट करने की उसके बेनिफिट से, तो फिर हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। ये वही वाली बात होगी जैसे सिंगल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा था अकाउंट्स में, कि भाई एक छोटे दुकानदार पान वाले को बोलो कि तेरे अकाउंट्स में डबल एंट्री पर रखूंगा, तो वो कहता है बाबूजी कितने पैसे लोगे, हम कहते हैं चलो 1 लाख रुपए लेंगे। तो वो कहता है अच्छा आप मुझे 1 लाख रुपए ये बताओगे कि मैं कितना कमा रहा हूँ और कैसे करूँ। तो सर जी मैं तो कमाते ही 60,000 रुपए हूँ, यानी आपको मैं 40,000 रुपए कहीं से उधार ला के दूंगा, भाई मुझे नहीं चाहिए। तो इसका मतलब वहां कॉस्ट बेनिफिट नहीं आता। तो वही बात आ रही है कि अगर वेरिएंसेस
हमारे कम है और खर्चा ज्यादा है तो हम नहीं करेंगे, यानी जिसमें फायदा वही करेगा। बोलो क्लियर हो गया पार्ट भाई, राइट। चलिए अब आते हैं कौन कौन से फैक्टर हमारे पास हैं, ठीक है, क्लियर पार्ट। हाँ जी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें कंसिडर करने चाहिए जब हम इन्वेस्टिगेट करेंगे वेरिएंसेस को। What are the factors to be considered when investigation of variances, right? तो देखिए सबसे मतलब कौन कौन से फैक्टर अब हमें सोचने चाहिए खोज करने से पहले। तो सबसे पहले बात करते हैं हम टाइप ऑफ वेरिएंसेस की, ठीक है। सबसे पहला है देखो टाइप ऑफ वेरिएंसेस, ध्यान रखना, मतलब इन्वेस्टिगेट करने से पहले हमें क्या देखना है, यही तो पॉइंट समझ में आ गया कि कॉस्ट देखनी है सर, कि फायदा और कॉस्ट, फायदा ज्यादा है कॉस्ट कम तो मैं करूंगा, राइट, ये तो पॉइंट समझ में आ ही गया। दूसरा ये कि कई बार हम ये देखते हैं यार फेवरेबल वेरिएंस आ रहे हैं तो क्यों इन्वेस्टिगेट करें भाई, भाई अगर सारे परचेज मैनेजर, सारे प्रोडक्शन मैनेजर और हर सेल्स मैनेजर अपना अपना काम बहुत अच्छी तरह कर रहा है, भाई इन्वेस्टिगेट मत करो, क्या करोगे, क्योंकि कंट्रोल हमारा पर्पज है। तो इन्वेस्टिगेशन में खर्चा आता है, जब सब सही चल रहा है तो इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं, यानी टाइप, इसका मतलब हम अगर एडवर्स वेरिएंस आता है, ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट करेंगे। कॉस्ट हमारी कम आती है बेनिफिट से ज्यादा, अगर हमारा बेनिफिट ज्यादा आता है कॉस्ट से तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, कॉस्ट ज्यादा आती है तो हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, ठीक है। साइज, कई बार हम ये देखते हैं, वही बात आ गई कि वेरिएंसेस हमारे कम आ रहे हैं, मतलब एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेते हैं, ठीक है, कॉस्ट बेनिफिट तो हो ही गया, बट हम एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं कि अगर हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट मान लो 1 लाख रुपए की है, नहीं, और वेरिएंसेस मेरा आ रहा है 2000 रुपए, तो हम कहते हैं ये माइनर है, ये एक मतलब छोटा मोटा वेरिएंसेस है, इसको छोड़ दो। यानी हम कई बार एक साइज डिटरमाइन कर लेते हैं एवरेज, कि भाई 5% 2% स्टैंडर्ड कॉस्ट से अगर ज्यादा वेरिएंस आता है तो फिर हम चिंता का विषय मानकर इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। पैटर्न, यानी वेरिएंसेस हम एक ओवर द पीरियड काउंट करते हैं और पैटर्न देखते हैं कि भाई लगातार खतरनाक होता जा रहा है तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अगर खतरनाक नहीं हो रहा तो हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। और बजट में देखते हैं कि अगर कंपनी ये देखती है कि जो प्रोसेस है बजट बनाने का, जो स्टैंडर्ड है वो रियलिस्टिक नहीं है, राइट, सेटिंग स्टैंडर्ड सिंपली कंसिडर्ड पास्ट कॉस्ट विदाउट कंसिडरिंग फ्यूचर एक्सपेक्टेड चेंज, देन कंपनी मस्ट रीइवैल्यूएट स्टैंडर्ड बिफोर इन्वेस्टिगेशन। मतलब अगर हम देखते हैं कि जब बजट बनाते हैं तो मैंने आपको शुरू में समझाया था कि पास्ट प्लस फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर फैक्टर्स वो जो हमारे परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं, पर अगर बजट बनाते समय आप केवल पास्ट को ध्यान में रखते हो, फ्यूचर फैक्टर देखते ही नहीं, तो फिर पहले इन्वेस्टिगेट मत करो, पहले बजट को ठीक करो, यानी डिफेक्ट इन बजट, क्लियर पार्ट। तो ये सारे पॉइंट मेरे पास आ गए कि मैं किन किन बातों का ध्यान में रखूंगा इन्वेस्टिगेट करने से पहले। तो हम किन किन बातों का इन्वेस्टिगेट करने से पहले ध्यान में रखेंगे, राइट। फर्स्ट हम कहते हैं कि साइज देखो, राइट, कि भाई अगर हमारा एडवर्स वेरिएंस है, नहीं, तो इन्वेस्टिगेट करो, समझ गए। कॉस्ट अगर हमारी कम है, कॉस्ट अगर हमारी कम है और बेनिफिट ज्यादा है तो इन्वेस्टिगेट करो, इन फैक्टर को ध्यान में रखोगे ना, ठीक है, राइट। पैटर्न देखोगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखते हैं, अगर बहुत ज्यादा वर्स आ रहा है तो इन्वेस्टिगेट करोगे, राइट भाई, अगर बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है तो इन्वेस्टिगेट करोगे, ठीक है। और फिर हम देखते हैं बेसिकली कि ये सॉरी साइज की जगह टाइप लिखो आप, साइज में हम क्या कहते हैं कि हम एक लिमिट सेट कर लेते हैं कि भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट का 5% से ज्यादा वेरिएंस आएगा तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि माइनर हम छोड़ देते हैं, नहीं। डिफेक्ट इन बजट, हम देखते हैं कि बजट में अगर केवल पास्ट डाटा का आपने कंसिडर किया है और फ्यूचर फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया, मतलब बजट हमारा रियलिस्टिक नहीं है, तो फिर हम इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, कहेंगे पहले बजट को ठीक करो। तो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखोगे आप, बात समझ में आ गई। हाँ जी, टाइप का मतलब फेवरेबल में हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कॉस्ट मेरी कम आती है तो मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ, अगर बहुत खतरनाक होते हैं तो मैं इन्वेस्टिगेट करता हूँ। मैं एक साइज बना लेता हूँ यार, 2-4%, 5%, 6% से ज्यादा अगर वेरिएंसेस आएंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट का
तो मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा। ठीक है, कई बार बजट बनाते समय फ्यूचर फैक्टर को ध्यान में नहीं रखते, तो पहले बजट बनाकर उसको ठीक करो तब इन्वेस्टिगेट करो। तो इन्वेस्टिगेट करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखोगे। क्लियर है बेटा? चलिए अब आगे चलते हैं हम। अगला है मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंस। देखो बेसिकली दो मेथड होते हैं हमारे, एक नॉन स्टैटिस्टिकल और एक स्टैटिस्टिकल। ठीक है, स्टैटिस्टिकल मैं आपको बता ही दिया अभी कि हम एक पॉलिसी बना लेते हैं कि भाई हम 5% ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा वेरिएंस आएगा तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये कहलाता है नॉन स्टैटिस्टिकल। 5% का मतलब 5% नहीं, ये तो एग्जांपल दे रहे हैं कि एक मैनेजमेंट अपनी पॉलिसी बना लेते हैं 5%, 6%, 7%, 4%, 10%। तो हम ये कहते हैं कि अगर वेरिएंसेस उससे ज्यादा आते हैं तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये नॉन स्टैटिस्टिकल वेरिएंस कहलाता है। मतलब वेरिएंसेस आर इन्वेस्टिगेटेड ओनली दे आर बियॉन्ड ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ, एक पर्टिकुलर अमाउंट या एक्सीड ए परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक है, और ये लिमिट हमारे जजमेंट पर निर्भर करती है कि भाई हम एक डिसाइड कर लेते हैं यार मैं प्राइस वेरिएंस ना अगर 10,000 से ज्यादा आएगा तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। या फिर हम कह देंगे 5% ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट से ज्यादा आता है, तो ये एब्सोल्यूट अमाउंट या परसेंटेज हम एक डिसाइड कर लेते हैं। अगर वेरिएंसेस उससे ज्यादा आते हैं तो इन्वेस्टिगेट करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये कहलाए नॉन स्टैटिस्टिकल। दूसरा मेथड है स्टैटिस्टिकल। इसमें एक तो प्रोबेबिलिटी, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और मैथमेटिकल रूल। तो ये नाम आपको बस ध्यान में रखने हैं। और ये कब करते हैं हम? जब हम देखते हैं इन कंट्रोल। दो होते हैं हमारे पास, इन कंट्रोल और आउट ऑफ कंट्रोल। इन कंट्रोल का मतलब क्या है कि भाई नॉर्मल है, कंट्रोल में है, या हम कहते हैं वेरिएंसेस हमारा कंट्रोल में है। मतलब कि भाई ये रैंडम फ्लक्चुएशंस हैं, ये नॉर्मल ऐसा होता ही है। मतलब इसको आप गलती मत कहो। इन कंट्रोल का मतलब रैंडम फ्लक्चुएशन, मतलब आप ये कहोगे कि प्राइस इतना तो बढ़ ही जाएगा, तब हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब वर्स्ट सिचुएशन आ रही है, तो भैया नियंत्रण से बाहर जा रहा है, तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, इन कंट्रोल में हम क्या कहेंगे? इन कंट्रोल में हम यहां पर ये कहेंगे कि वेरिएंसेस आर अकर ड्यू टू रैंडम फ्लक्चुएशन। राइट, मतलब नॉर्मल रीजन की वजह से होता है, मतलब नॉर्मल लॉस कह सकते हो उसको। तो उसमें फिर इन्वेस्टिगेट करने का कोई फायदा नहीं है। 2, 4, 5% तो प्राइस बढ़ ही जाते हैं। आउट ऑफ कंट्रोल का मतलब वर्स्ट कंडीशन हो जाती है कि जब बहुत ज्यादा वेरिएंसेस आने की बात आ जाती है, तो फिर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। बोलो क्लियर है पार्ट भाई? और ये तीन मेथड है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और मैथमेटिकल। बस आपको ही नाम ध्यान में रखने हैं। ठीक है, चलिए अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस बिटवीन वेरिएंसेस। ये कर भी चुके हैं हम पहले। ठीक है, हाँ देखो सबसे पहले ये इंटरडिपेंडेंस का मतलब समझ में आ गई कि एक वेरिएंस अगर फेवरेबल आएगा तो उस वजह से कई बार दूसरा एडवर्स आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखो हम क्या कहना चाहते हैं इसमें। ये कहते हैं अगर मटेरियल, मटेरियल की मैं बात करूं, बिल्कुल सिंपल से सारी चीजें करूं, ये प्रैक्टिकली पार्ट है। कई बार हम क्या करते हैं, मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है, ठीक है, वो हम फेवरेबल ले आते हैं, वो हम फेवरेबल ले आते हैं, सस्ता खरीद लेते हैं। सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार नहीं, तो चीपर मटेरियल खरीद लेते हैं हम, है ना, लो क्वालिटी का। तो ठीक है प्राइस फेवरेबल आएगा, बट इस वजह से जो यूसेज होगा वो हमारा एडवर्स आ जाएगा, यानी एक्सेस मटेरियल कंज्यूम होगा। इसका मतलब एक्सेस मटेरियल यूज होगा। भाई सस्ता मटेरियल की क्वालिटी कम होगी, बेकार होगा, तो ज्यादा यूज होगा। नहीं, फेविकॉल अगर लगा रहे हैं हम, कीले लगा रहे हैं, सस्ती कीले लें तो सर वो खराब निकलेंगी, ज्यादा इस्तेमाल होंगे फिर। ठीक है, सेम लेबर, सेम लेबर के केस में आप क्या कहोगे कि अगर आप लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल ले रहे हो, यानी अनस्किल्ड लेबर ले रहे हो, सस्ते लेबर ले रहे हो, तो वो टाइम ज्यादा लेंगे, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस अपने आप एडवर्स आ जाना है। उल्टा
कई बार आप लेबर रेट वेरिएंस एडवर्स लेते हो, हाईली स्किल्ड ले लेते हो, बहुत ज्यादा हाईली स्किल्ड ले लेते हो, ठीक है, तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, तो लेबर एफिशिएंसी हमारा फेवरेबल आ जाता है, ठीक है। ये तो सिंपल कॉमन सेंस वाले हैं, ठीक है। दूसरा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, अगर आप सस्ता मटेरियल क्वांटिटी बढ़ा देते हो और महंगा कम, ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्वालिटी खराब हो जाती है, यील्ड वेरिएंस एडवर्स आ जाता है। तो अगर मिक्स फेवरेबल आता है कि चीपर मटेरियल की क्वांटिटी बढ़ा देते हो और जो महंगा मटेरियल है हाई रेट वाला उसकी कम कर देते हो, यानी चेंज इन मिक्स, चेंज इन मिक्स, तो इससे क्या होता है, यील्ड नेगेटिव आ जाता है, ठीक है। हाँ जी, सेल्स, अगर आप प्राइस कम करते हो, सस्ता बेचते हो, तो क्वांटिटी बढ़ा देते हो इलास्टिसिटी की वजह से, है ना। और अगर रिवर्स प्राइस बढ़ा देते हैं कई बार, तो आपकी क्वांटिटी अननेसेसरी कम हो जाती है। ओके, दीज आर द इंटरडिपेंडेंस, ठीक है बेटा, राइट। हाँ जी, यही लिखा है हमने भी कि अगर हम प्राइस वेरिएंस फेवरेबल ले आए, सस्ता बेकार लो क्वालिटी का मटेरियल लें, तो इससे क्या होगा, ज्यादा इस्तेमाल होगा मटेरियल, यूसेज अननेसेसरी एडवर्स आ जाएगा। सस्ते लेबर ले आओगे तो वो टाइम ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, महंगे लेबर लोगे तो हो सकता है टाइम कम लगाएं, है ना। चेंज इन कंपोजिशन, सस्ता मटेरियल ज्यादा लगा दोगे, महंगा कम, तो इससे क्या होगा, क्वालिटी खराब होगी और यील्ड एडवर्स आ जाएगा, इससे क्वालिटी खराब होगी, ठीक है। सस्ता बेचोगे ज्यादा बिकेगा, सस्ता बेचोगे ज्यादा बिकेगा, या फिर महंगा बेचोगे तो कम बिकेगा। दीज आर द पॉसिबल इंटरडिपेंडेंस, बोलो क्लियर है, राइट भाई। चलिए, यही हमने बताया, देखो। हाँ जी, यूज ऑफ चीपर मटेरियल, ठीक है, बेकार क्वालिटी का, प्राइस वेरिएंस फेवरेबल होगा, बट इससे क्या होगा, वेस्टेज ज्यादा होगी, तो एडवर्स वेरिएंस। सेम, अगर आप हाईली स्किल लेबर रखोगे तो क्या होगा, लेबर रेट एडवर्स आ जाएगा, बट एफिशिएंसी फेवरेबल आ जाएगी। मिक्स वेरिएंस फेवरेबल ले आ रहे हो, कैसे, सस्ता मटेरियल बढ़ा रहे हो, महंगा कम कर रहे हो, प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, यील्ड बेकार हो जाएगा, ठीक है। सेम, सेल प्राइस अगर आप कम करते हो तो एडवर्स हो जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएंगी, ये उल्टा, ठीक है। और कई बार लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के चक्कर में टाइम बचा लेते हैं, तो ज्यादा मटेरियल बेकार यूज करते हैं। तो ये सारे इंटरडिपेंडेंस हो गए, क्लियर हो गया। चलिए, हाँ जी, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरिएंसेस, ठीक है, मतलब ये अलग अलग, मतलब प्रैक्टिकल के साथ में जरूर आ सकता है ये क्वेश्चन। तो अब जैसे प्राइस वेरिएंस है मटेरियल का, फेवरेबल के क्या कारण हो सकते हैं और एडवर्स के क्या, देखो सिंपल, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल क्यों आ सकता है, सोचो कि हमने सप्लायर से बल्क डिस्काउंट ले लिया, मतलब आपने उसको ऑर्डर ज्यादा दे दिया, यही तो, या फिर आपने नेगोशिएट, मतलब आपकी जो पावर है नेगोशिएट करने की वो ज्यादा है, मतलब इफेक्टिव आपने परचेजिंग करी, 10 सप्लायर से बात करी और फिर जो सिलेक्ट करा उसको कहा कि भाई देख दूसरा तो इतने में दे रहा, आप कितने में दे रहे हो, हम आपसे रेगुलर सामान खरीदेंगे, तो एफिशिएंसी बढ़ी आपने, ठीक है, तो फेवरेबल आ सकता है। और फिर या फिर हम कह सकते हैं सर सस्ता मटेरियल ले लो, तो मतलब क्वालिटी बेकार वाला ले लो, चीपर मटेरियल ले लो, क्वालिटी थोड़ी खराब होगी, तो प्राइस वेरिएंस फेवरेबल आ सकता है। तो प्राइस के फेवरेबल के 3 कारण हुए, बल्क परचेज यानी ऑर्डर साइज बढ़ा दो, एफिशिएंट परचेज यानी आप उससे ज्यादा अच्छी तरह नेगोशिएट करो, ठीक है, या फिर क्वालिटी लो ले लो। दीज आर द 3 रीजन फॉर प्राइस फेवरेबल। अब एडवर्स, हाँ जी, एडवर्स के क्या कारण हो सकते हैं, इसका उल्टा, कि आपने एक सप्लायर से बात करोगे तभी तो ऑर्डर साइज बढ़ाओगे, नहीं, अगर आपने एक सप्लायर से कुछ लिया, दूसरे से थोड़ा सा लिया, तीसरे से थोड़ा सा लिया, तो आपने वही क्वांटिटी क्या करा, डिसेंट्रलाइज कर दी, तो फिर तो आपको रेट उतना नहीं मिलेगा ना, बल्क डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो हो सकता है कि आप ज्यादा पैसे दे जाओ, नहीं, या फिर आपकी अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो जाए बाइंग कॉस्ट में, कि लाने में खर्चा अननेसेसरी ज्यादा हो जाए, कार्टेज कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक है, या फिर आपको ध्यान ही नहीं है कि कितना मटेरियल चाहिए, आपकी कैलकुलेशन गलत हो रही है और प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है कि नहीं भाई मुझे तो लग रहा था कि 1000 यूनिट बहुत है, अब काम चल रहा है, तो आप एक काम करो 200 इमीडिएट खरीद लो, तो इमरजेंसी परचेज अगर करनी पड़े
तो इट मे बी कि वो हाई रेट से मिले, है ना, ठीक है। या फिर आप प्रीमियम क्वालिटी का मेटेरियल खरीदे हो तो आपको हाई रेट से मिलेगा, या फिर आप परचेज प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, इनएफिशिएंसी। दीज आर द रीजन कि आप प्राइस वेरिएंस एडवर्स लेकर आओ। तो एडवर्स आने के क्या कारण होंगे कि सप्लायर एक से ज्यादा सेलेक्ट करे, है ना, प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल खरीदा, या फिर आपने परचेज प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करा, यही नहीं देखा कि दूसरी दुकान पे कितना मटेरियल मिल रहा है, या फिर आपकी कार्टेज कॉस्ट बढ़ गई है, राइट, ठीक है। इमरजेंसी परचेज या फिर इमरजेंसी परचेज, ओके, दीज आर द पॉसिबल रीजन। अब सेम पैटर्न पर अगर हम आते हैं लेबर, अच्छा सॉरी यूसेज, यूसेज फेवरेबल कैसे आ सकता है, हाँ जी, यूसेज फेवरेबल कि आपने अच्छी क्वालिटी का मटेरियल लगाया है, भले ही वहां प्राइस एडवर्स आ गया हो पर यहां यूसेज फेवरेबल आ जाएगा, नहीं भाई। एफिशिएंसी बढ़ाई, एफिशिएंसी बढ़ाने का मतलब लेबर को आपने समझा दिया कि मटेरियल आप ढंग से इस्तेमाल करना, तो यूसेज उन्होंने फेवरेबल लिया है, इनको मोटिवेट किया आपने। मटेरियल मिक्स चेंज कर दिया, मटेरियल मिक्स चेंज कर दिया मतलब सस्ता मटेरियल ज्यादा लगा दिया, महंगा कम लगा दिया, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड चेंज कर दिया कि सर पहले ना हम अलग अलग दूर दूर बैठते थे तो मटेरियल की वेस्टेज ज्यादा होती थी, पहले हम मैनुअल मशीन पर काम करते थे, अब सेमी ऑटोमेटिक मशीन पर काम करते थे, प्रोडक्शन का मेथड डिजाइन ही चेंज कर दिया, ठीक। और आपने जो लेबर कम समझदार नहीं थे, अब आपके पास ज्यादा समझदार लेबर आ गए, तो मटेरियल को पता है उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो यूसेज वेरिएंस फेवरेबल आने के क्या कारण है, हाई क्वालिटी का मटेरियल, प्रोडक्शन में ध्यान देना, हाई स्किल्ड लेबर, ठीक है, मटेरियल मिक्स चेंज कर देना, या फिर मटेरियल मिक्स चेंज कर देने का मतलब सस्ता मटेरियल बढ़ा दोगे, मटेरियल महंगे वाला कम कर दोगे, ठीक है, या फिर आपने मेथड ही चेंज कर दिया, मतलब जो काम करने का तरीका ही बदल दिया। चल, यूसेज एडवर्स क्या आ सकता है कि आप एक इसका उल्टा इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल लगा दिया, इसका उल्टा मटेरियल मिक्स चेंज कर दिया। अब भाई कई बार क्या होता है कि महंगा बढ़ा देते हैं, सस्ता कम कर देते हैं, नहीं, केयरलेस हैंडलिंग, लापरवाही, प्रोडक्शन मेथड चेंज करा जिससे मटेरियल ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, या तो खराब मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए ज्यादा लग रहा है, या फिर लेबर की लापरवाही, या फिर मिक्स, या फिर प्रोडक्शन मेथड चेंज। तो ये सारे एडवर्स वेरिएंस के कारण हो गए, ठीक है भाई। पिल फ्रेज हो गया, है ना, ठीक है, पुअर इंस्पेक्शन ही नहीं करा, मतलब इंस्पेक्शन ही आपने सही से नहीं करा, ठीक है, ये सारे यूसेज एडवर्स के। वही पुअर मटेरियल हैंडलिंग, लर्निंग रेट आपका कम रहा, ये सारे रीजन, क्लियर बात। चलिए, हाँ जी, लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल, सही, बताओ क्या होंगे लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल के। हाँ जी, चेंज इन कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स कैन इंपैक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ जी, लेबर रेट फेवरेबल क्या हो सकते हैं कि आपने वर्कफोर्स चेंज कर दिया, वही मिक्स वेरिएंस की सस्ता लेबर बढ़ा दिया, महंगा कम कर दिया, तो लेबर रेट वेरिएंस हो सकता है आपका फेवरेबल आ जाए, ठीक है। दूसरा, आपने मतलब इफेक्टिव, आपने इफेक्टिवनेस दिखाई इन अपॉइंटमेंट, मतलब लेबर एजेंसी से बात करी और उस लेबर एजेंसी को सिलेक्ट करा जो आपको सस्ता लेबर दे, नहीं भाई, लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल कैसा आ सकता है कि आपने अनएक्सपीरियंस्ड लेबर अपॉइंट कर लिए, अनएक्सपीरियंस्ड लेबर अपॉइंट कर लिए तो सस्ते मिलेंगे ना फिर आपको, नहीं, बोलो क्लियर बात। भाई आप अगर स्किल्ड की जगह अनस्किल्ड अपॉइंट कर लोगे तो फिर तो आपको सस्ते लेबर मिलेंगे, ठीक है, या फिर एवरेज रेट ही कम हो गया, भाई सबका ही रेट कम हो गया, मार्केट में लेबर ज्यादा आ गए, नहीं, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई ऑफ लेबर इंक्रीज देन डिमांड, बोलो क्लियर बात बेटा। चलिए अब आते हैं एडवर्स,
हाँ जी, लेबर रेट एडवर्स, भाई अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो गई लेबर रेट, जैसे लॉकडाउन के बाद लेबर शॉर्ट सप्लाई में हो गई, है ना, तो लेबर मिल ही नहीं रही, तो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज, या फिर बारिश आ गई, फसलों के रेट बढ़ गए, तो लेबर भी नहीं मिल रही, ठीक है। पेमेंट ऑफ बोनस हमने कई बार ऐड कर दिया लेबर में, वही बात, मिक्स चेंज कर दिया, सस्ता लेबर, हाँ जी, बढ़ा दिया, ड्यू टू इंक्रीज इन सब, ये अगर सप्लाई लेबर की एक मिनट ये, ड्यू टू इंक्रीज इन लेबर रेट एडवर्स, एडवर्स का मतलब ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ेगी तो हमें महंगे रेट अप्लाई करने पड़ेंगे ना, ठीक है, राइट। अच्छा एक मिनट, फॉल इन ओवरऑल वेजेज रेट, ये इधर आएगा ना, ठीक है, हाँ जी, ड्यू टू इनएक्यूरेट प्लानिंग, आपने प्लानिंग ठीक से नहीं करी, ये हमारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, चलिए, राइट। तो लेबर रेट फेवरेबल कैसे आ सकता है कि हमने ज्यादा लेबर एजेंसी से बात करी, अनस्किल्ड लेबर अपॉइंट कर दिए, एक बात है, राइट, लेबर का कंपोजिशन चेंज किया, ओके, या फिर मार्केट में लेबर के एवरेज रेट ही कम हो गए, या फिर सप्लाई बढ़ गई, अब एडवर्स लेबर को ज्यादा पैसे दिए, इन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर, या फिर मार्केट में रेट बढ़ गए, या बोनस ऐड कर दिया, या फिर डिमांड बढ़ गई लेबर की, ठीक है, यहाँ भी, यहाँ ये कह सकते हैं आप, हाँ जी, फॉल की जगह इंक्रीज इन ओवरऑल वेजेज रेट, इंक्रीज इन ओवरऑल वेजेज रेट, ठीक है, चलिए आगे चलें, हाँ जी, लेबर एफिशिएंसी फेवरेबल एडवर्स, सेम कारण, फेवरेबल का मतलब कम घंटे में काम कर दिया, और एडवर्स का मतलब आपने टाइम अननेसेसरी ज्यादा लगाया, तो अब जो काम 4 घंटे में होना चाहिए था वो आपने 3 घंटे में कर दिया, तो फेवरेबल, नहीं, तो फेवरेबल आने के क्या कारण है, एक तो इंप्रूवमेंट इन वर्क और प्रोडक्टिविटी, काम में एफिशिएंसी बढ़ गई, या फिर वर्क फोर्स मिक्स हैव इम्पैक्ट, आपने वर्क फोर्स जो था वो चेंज कर दिया, वर्क फोर्स आपने चेंज कर दिया, मतलब कि सस्ते लेबर आपने बढ़ा दिए, महंगे लेबर कम कर दिए, मतलब जो काम आपके अनस्किल्ड 2 से होना था और स्किल्ड 3 से होना था, आपने क्या करा, अनस्किल्ड 3 कर दिए और स्किल्ड 2 कर दिए, तो फिर फेवरेबल आएगा। चलिए, लर्निंग कर्व आपने सही अपॉइंट नहीं करा, या आपको लग रहा था कि 90% लर्निंग कर्व हो जाना चाहिए, पर लेबर ने ज्यादा रेट से सीखा नहीं, तो जब लेबर आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा सीख लेते हैं, ठीक है, तो वो काम जल्दी खत्म कर लेते हैं, नहीं? या फिर आपने ऐसी नई मशीन लगा दी, या फिर आपने नई मशीन लगा दी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ा रही है, ठीक है, हाई क्वालिटी मेटेरियल लगाया आपने, या फिर लेबर बोनस के चक्कर में काम को जल्दी खत्म कर रहे हैं, तो लेबर एफिशिएंसी फेवरेबल कब आ सकता है, जब लेबर मतलब मोटिवेट हो जाएं, बोनस लें, भैया काम जल्दी जल्दी खत्म करो, नहीं, मेटेरियल उनको अच्छा मिल रहा है, तो जब मेटेरियल अच्छा मिल रहा है तो काम ऑटोमेटिकली जल्दी हो रहा है, ठीक है, मशीनें नई आ गई, लर्निंग रेट चेंज हो गया, या लेबर मिक्स वेरिएंस चेंज हो गया, ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं फेवरेबल के। चलिए एडवर्स, सेम कि वर्क फोर्स चेंज हो गया, यानी उल्टा, महंगे ये उल्टा कर दिया आपने, जो स्किल लेबर थे वो बढ़ा दिए और अनस्किल्ड कम कर दिए, वर्क फोर्स मिक्स हैव इम्पैक्ट ऑन लेबर एफिशिएंसी, एक मिनट नहीं, ये सेम ही आएगा, यहाँ तो अमाउंट की वजह से यहाँ सेम ही आएगा, ये अनस्किल्ड आपने बढ़ा दिए और स्किल्ड कम कर दिए, तो लेबर के पैसे भी बचे पर टाइम भी ज्यादा लगा, क्योंकि जो काम स्किल्ड कर सकते हैं अनस्किल्ड तो टाइम लेगा ना, ये सेम ही है कि वर्क फोर्स मिक्स चेंज किया आपने, यानी सस्ते लेबर बढ़ा दिए, यानी सस्ते लेबर बढ़ा दिए, नहीं, और महंगे कम कर दिए, तो इससे क्या होगा, एक तो ये फेवरेबल आएगा और दूसरा काम भी देरी से होगा, क्योंकि सस्ते लेबर काम को उतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे जल्दी ना, सुपरविजन ही नहीं कर रहे, मतलब जो सुपरवाइजर है वो देख ही नहीं रहा वर्कर को, कि वर्कर बीच में मोबाइल पर बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बात कर रहे हैं, आपस में गॉसिप कर रहे हैं, तो फिर वो तो टाइम ज्यादा लेंगे, नहीं, लर्निंग कर्व हमने सोचा था
कि सर उल्टा 80% काम 80% सीख लेंगे, पर उन्होंने तो उतना सीखा ही नहीं। हमने सोचा था कि 20% ज्यादा सीख लेंगे, वो 10% से सीख पाए नहीं। कई बार रिसोर्स कम हो जाते हैं तो अनएक्सपेक्टेडली डिले, मतलब मटेरियल देर से आ रहा है, रिसोर्स शॉर्टेज का मतलब रिसीविंग मटेरियल डिले, रिसीविंग मटेरियल डिले, ठीक है। या फिर सस्ता मटेरियल ले रहे हैं, या फिर हम, हाँ जी, हायरिंग लो स्किल्ड लेबर, ठीक है, ये सारे कारण हो सकते हैं। चलिए क्लियर हो गया। हाँ जी, एडवर्स आने के क्या 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 रीजन हो सकते हैं कि भाई काम देर से खत्म कर रहे हो, जो काम 4 घंटे में होना चाहिए वो 5 घंटे में खत्म कर रहे हो। क्यों? आपने सस्ते लेबर बढ़ा दिए, महंगे आपने कम कर दिए, ठीक है। सुपरविजन ठीक से नहीं कर रहे, लर्निंग कर्व उनकी कम हो गई, राइट। मटेरियल की क्वालिटी आप खराब ले रहे हो, मटेरियल डिले आ रहा है, ओके, ये सारे कारण हो सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ओवरहेड, इसमें फिक्स और वेरिएबल। फिक्स की बात करें, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्यों आता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस? कि अगर हमने बजट से ज्यादा खर्चे कर दिए तो एडवर्स आ जाएगा, और बजट से कम कर दिए तो फेवरेबल आ जाएगा, है ना, वाइस वर्सा, ठीक है। वॉल्यूम वेरिएंस क्यों आएगा? चेंज इन प्रोडक्शन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे आता है? बजट बनाया था 1000 यूनिट का, एक्चुअल में 800 बना लिए या 1200 बना लिए, ठीक है। वेरिएबल ओवरहेड भी सेम, कि सर एक्सपेंडिचर वेरिएंस किस वजह से आएगा? ये कि मशीन की रनिंग कॉस्ट चेंज हो जाएगी, मतलब कि मशीन जो चल रही है उसमें पावर का खर्चा आ रहा है। हमने सोचा था कि पावर का खर्चा 10 रुपए आएगा, पर गवर्नमेंट ने रेट कम कर दिया, ठीक है। एफिशिएंसी वेरिएंस क्यों आएगा? सेम लेबर एफिशिएंसी वाले, वो मैं अभी आगे समझा रहा हूँ आपको, एक मिनट में आगे ले लेता हूँ। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये वाला पार्ट। हाँ जी, अगर हम मटेरियल खराब क्वालिटी का ले रहे हैं तो एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, लेबर भी और वेरिएबल ओवरहेड भी। सोचो ना, खराब मटेरियल ले रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, जब टाइम ज्यादा लगेगा तो पावर का खर्चा भी ज्यादा आएगा। तो अगर लेबर एफिशिएंसी एडवर्स है तो जो कारण है लगभग वही कारण वेरिएबल ओवरहेड के आ जाएंगे, ठीक है। केयरलेस हैंड मटेरियल अगर आप ध्यान से नहीं रख रहे तो लेबर ज्यादा टाइम ले रहे हैं, अब लेबर ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और वेरिएबल ओवरहेड भी बढ़ जाएगा सेम, ठीक है। प्रोडक्शन मेथड चेंज कर रहे हो, या फिर क्वालिटी ऑफ मटेरियल बेकार हो रहा है, तो ये सारे वेरिएंसेस, ये सारे कारण वेरिएबल ओवरहेड के आ जाएंगे, ओके। चलिए वही सेम ही है। हाँ जी, सेल्स में प्राइस, सेल्स प्राइस, सर हायर डिस्काउंट दे रहे हो कस्टमर को, क्यों? ताकि ज्यादा सामान खरीदें, है ना। तो अगर आप हायर डिस्काउंट दे रहे हो तो आपका एडवर्स वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, लो प्राइस ऑफर ड्यूरिंग मार्केटिंग कैंपेनिंग, सेम, कि आप प्राइस कम कर रहे हो ताकि पेनिट्रेट कर सके मार्केट को, ठीक है। या फिर सेल परफॉर्मेंस, सेल्स डिपार्टमेंट ने कोई मतलब सेल्स मैनेजर ने कोई एफर्ट्स ही नहीं करे, अगर वो एफर्ट्स करेंगे तभी तो मेरा मार्केट शेयर बढ़ेगा। मार्केट कंडीशन या फिर इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से पूरी इंडस्ट्री में चेंज आया, कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो सेल प्राइस वेरिएंस के कारण क्या हो सकते हैं? ये भी मेरे मैनेजर ने मेहनत नहीं करी, या मार्केट में ही रेट बढ़ गया, है ना, या हमने कस्टमर को डिस्काउंट दिया, या फिर हमने फॉर द टाइम बिंग प्राइस कम कर दिया ताकि मेरा मार्केट शेयर बढ़े, वॉल्यूम। हाँ जी, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल डायरेक्ट सेलिंग एफर्ट्स, सेम। अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं, है ना, अगर हम एफर्ट्स कर रहे हैं तो एक तो प्राइस पर भी इफेक्ट आएगा और ज्यादा भी बिकेगा, और अगर एफर्ट्स नहीं कर रहे तो कम बिकेगा। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल मार्केटिंग एफर्ट्स, वही सेलिंग एफर्ट्स मार्केटिंग एफर्ट्स सेम ही आएंगे, कि आपने एडवर्टाइजमेंट कंपेनी ज्यादा करी ज्यादा बिकेगा, कम करी कम बिकेगा, नहीं। या फिर मार्केट में कस्टमर का टेस्ट चेंज हो गया, मतलब आउट ऑफ फैशन हो गया, या उल्टा कि भाई वो आपका प्रोडक्ट अभी ज्यादा बिकने लगा क्योंकि मार्केट में कस्टमर का टेस्ट आपके प्रोडक्ट के हिसाब से हो गया। फेलियर टू सेटिस्फाई डिमांड, कि हम अपने प्रोडक्ट की डिफिकल्टीज की वजह से, मतलब मेरे पास कैपेसिटी कम थी, मेरे पास लेबर कम थे, मेरी मशीनें खराब थी, तो मैं मार्केट में डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, या डिमांड बढ़ गई क्योंकि प्राइस कम थी, ठीक है। ये सेल्स वेरिएंस के रीजन, ओके। चलिए
हाँ जी, अगला है रिपोर्टिंग ऑफ वेरिएंस का कॉन्सेप्ट। देखो सिंपल सी बात है, वेरिएंस का पर्पस क्या होता है? कॉस्ट कंट्रोल करना। अब मैंने एक टीम रखी, ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसको सपोर्ट देने के लिए उसके असिस्टेंट उनका काम क्या है कि वेरिएंसेस निकालना, प्राइस वेरिएंस निकाल लिया, यूसेज वेरिएंस निकाल लिया, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, ठीक है। अब वो निकाल कर अपने पास रख रहे हैं, मैनेजमेंट को दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। मतलब वो कैलकुलेट करके और कंसर्न्ड अथॉरिटी, अगर प्राइस वेरिएंस आ रहा है, परचेज मैनेजर को रिपोर्ट करें और मैनेजमेंट को रिपोर्ट करें और फिर मीटिंग अरेंज करें ताकि करेक्टिव एक्शन टाइम पे लिया जा सके। ये कहलाता है रिपोर्टिंग प्रोसीजर। मतलब केवल फॉर्मेलिटी ना करना ना, वेरिएंस कैलकुलेट करना और फिर रिपोर्ट करना टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी एंड मैनेजमेंट सो दैट रेमेडियल एक्शन कैन बी टेकन इमीडिएटली, टाइमली। दैट इज कॉल्ड, मतलब एक सिस्टम ऐसा बनाना ताकि वो ये इंश्योर करे कि भाई हम वेरिएंस कैलकुलेट करके जो जिम्मेवारी व्यक्ति है उसको बता सके कि भाई देख, उसको क्या बता सके कि भाई हम तुमसे ये उम्मीद कर रहे थे और तुमने ये काम किया, इतना डेविएशन आया, उसमें आपकी ये गलती। ये सारा प्रोसीजर कहलाता है रिपोर्टिंग। तो अगर मैं शॉर्ट में एक लाइन में आपको समझा दूं तो रिपोर्टिंग का पर्पस, रिपोर्टिंग का मीनिंग क्या कहेंगे हम? रिपोर्टिंग का मीनिंग हम क्या कहेंगे? जो आपको मेन ध्यान में रखना है, नहीं कि जस्ट, अरे नॉट, अच्छा ऐसे, वी शुड डेवलप ए सिस्टम, वी शुड डेवलप ए सिस्टम, हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, ठीक है, टू एंश्योर, ताकि ये विश्वास दिलाए, क्या विश्वास दिलाए? टू एंश्योर दैट, एक ऐसा सिस्टम डेवलप करो जिससे आपको गारंटी मिल जाए कि वेरिएंसेस, ठीक है, वो टाइमली कैलकुलेट हो जाएं, वो टाइमली कैलकुलेट हो जाएं, मतलब प्राइस वेरिएंस है परचेज के टाइम पर हो जाए ना कि कंजम्पशन के टाइम पर, और रिपोर्ट कर दें किसको? टू द कंसर्न, यानी रिस्पॉन्सिबल, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अथॉरिटी, राइट, एज वेल एज मैनेजमेंट। क्यों? ताकि टू टेक रेमिडियल एक्शन, टू टेक रेमिडियल एक्शन ऑन इमीडिएट बेसिस, तुरंत ले सके, तुरंत दान महाकल्याण, नहीं भी, और ये बता सके मैं कंसर्न अथॉरिटी को कि भाई कंसर्न पर्सन को हम बता सके कि भाई हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग, व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट यू हैव डन, राइट, ताकि दोबारा ना हो, राइट, टू नॉट टू अकर, नॉट टू अकर अगेन, ठीक है। ये कहलाता है प्रॉपर रिपोर्टिंग प्रोसीजर। बोलो बात समझ में आ गई? हाँ जी, क्लियर है पार्ट? चल एक बार मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा। देखो क्या कह रहा है, अभी दे दूंगा नोट करने के लिए। कंपुटेशन और जस्ट जस्ट रिपोर्टिंग ये फाइनल स्टेप नहीं होगा कि बस रिपोर्ट कर दिया काम खत्म, नहीं, अरे भाई नहीं, उनको बुलाओ, मीटिंग करो, ठीक है। डिमांड हमारी क्या है कि भाई इसको एग्जीक्यूट करो ताकि करेक्ट रीजन पता लगे और फिर मतलब उनके कारणों का पता लगे, होने के कारण क्यों आ रहे हैं, क्या आपकी लापरवाही है या रैंडम फ्लक्चुएशन है। अब करेक्ट कारण पता लगने के बाद, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब प्राइस वेरिएंस के लिए परचेज, यूसेज के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, ताकि हम उनको बता सके और नेसेसरी स्टेप ले सके ताकि दोबारा ये ना हो, ठीक है। अब इसकी यूटिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा सिस्टम रिपोर्टिंग का डेवलप करें कि केवल प्रॉम्प्ट ही जरूरी नहीं है कि तुरंत निकाल दिया, बट उसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि ऐसी सुविधाएं रखे ताकि मैनेजर लेवल पर कि वो तुरंत एक्शन ले सके। मतलब ये नहीं है प्राइस वेरिएंस निकाल दिया और दे दिया बस परचेज मैनेजर को, प्रोडक्शन मैनेजर को, मैनेजमेंट को,
उनको मीटिंग भी बुलाएं, ठीक है, वेरिएंस रिपोर्ट प्रिपेयर करें ताकि उसमें अल्टीमेट यूज हो सके पीरियडिकली। और इस रिपोर्ट में क्या होना चाहिए कि भैया देखो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं व्हाट द कॉस्ट शुड हैव, क्या होनी चाहिए और आपकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी क्लोज है, नहीं क्या कारण है उसके, नहीं, और इसमें आपके क्या हमारे सिद्धांत है वो, और कितना मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना वेरिएंसेस है, मतलब हम आपसे क्या उम्मीद करते हैं और आपने कितना किया, कितना वेरिएंसेस आया, सारे हमने जो मैनेजमेंट के रूल्स है वो फॉलो करें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम उसमें रिपोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। बोलो क्लियर पार्ट। तो हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना है ताकि हम मैनेजमेंट को बता सकें कि भैया ये वेरिएंसेस इस वजह से आ रहा है और तुरंत एक्शन लीजिए, और कंसर्न अथॉरिटी को बता दें कि देखो हम आपसे ये उम्मीद कर रहे थे कि ये प्रोडक्ट इतने घंटे में बना लो और आपने इतने घंटे में बनाया और हमने सारे सिद्धांत को फॉलो किया है, ताकि मैनेजमेंट आपके अगेंस्ट करेक्टिव एक्शन ले सके। तो रिपोर्टिंग का अर्थ समझ में आएगा, क्योंकि कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, इट्स नॉट ए फॉर्मेलिटीज, राइट। एक ऐसा सिस्टम बनाए ताकि करेक्टिव एक्शन हमारे लिए जा सके। ओके, हाँ जी। आगे है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरल इश्यूज। बिहेवियरल इश्यूज का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। बिहेवियरल का मतलब ये होता है कि हाउ रिएक्शन अकर रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। मतलब जैसे होता नहीं, मैं आपको बिहेवियरल वर्ड का मतलब समझा दूं कि भाई क्लासरूम में मान लो टीचर्स ने बच्चे को डांट दिया कि देखो भैया मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मोबाइल पर बातें कर रहे हो, तो आप क्लास से बाहर चले जाओ। तो ये रिएक्शन आया टीचर का बाय द एक्शन ऑफ स्टूडेंट। आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, नहीं आपको कोई बात बुरी लगी, तो आप कैसा उसको रिएक्ट करते हो, ये बिहेवियरल इश्यूज कहलाया। कि आप कोई भी बात को कैसे रिएक्ट करते हो, ये बिहेवियरल इश्यूज कहलाता है। कि हाउ स्ट्रांगली, या आप में पेशेंस है तो आप उसको रिएक्ट नहीं करते, ये कहलाता है बिहेवियरल का मतलब। सेंस समझ में आ गई। तो ध्यान से सुनो कि जब हम वेरियंस निकालते हैं और एम्प्लॉयज को बोलते हैं कि देखो आपकी लापरवाही की वजह से मेरा मटेरियल इतना बेकार गया, आपकी लापरवाही की वजह से महंगा खरीदा गया, तो अगर हम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, नहीं कि भाई हम आपकी सैलरी काटेंगे, तो एम्प्लॉय उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो रिलेक्टेंट हो जाते हैं, वो कहते हैं नहीं सर ये हमारी लापरवाही नहीं, वो लोग बहस करते हैं, वो अपनी गलती नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं बिहेवियर। तो उस चक्कर में कई बार फिर वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, तो वो बजट स्लैक बनाने लगते हैं बजट बनाते समय। क्या बजट स्लैक क्या होता है कि अननेसेसरी, उन्हें पता है कि भाई जैसे सेल्स 100 करोड़ रुपए की होगी, पता है उनको कि सेल 100 करोड़ रुपए की होगी, तो वो बजट बनाते समय ही कहते हैं सर जी 70 करोड़ रुपए की सेल होगी। उन्हें पता है कि 100 करोड़ की होगी, पर फिर भी वो बजट 70 का बनाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम 80 या 90 की कर लेंगे तो मैनेजमेंट खुश हो जाएगा। तो ये कहलाता है बजट स्लैक, अननेसेसरी रेवेन्यू को बढ़ा के दिखाना सेम खर्चों के लिए। तो बजट स्लैक अननेसेसरी क्रिएट ना हो जाए कि जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रिक हो जाते हैं, तो ये कहलाता है बिहेवियरल। ठीक है, देखो क्रिएटिंग वेरिएंसेस रिपोर्ट एंड टेकिंग एक्शन ऑन एडवर्स वेरिएंस डज हैव इम्पैक्ट ऑन बिहेव, यानी वेरिएंस कैलकुलेट करना और एडवर्स के अगेंस्ट एक्शन लेना, एम्प्लॉय का रिएक्शन आता है। ठीक है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रिक्ट है एडवर्स वेरिएंस के लिए, तो उसके एम्प्लॉय क्या करते हैं, बजट स्लैक बना लेते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय कहते हैं यार ये तो कंपनी भाई साहब बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, थोड़ा सा ही एडवर्स वेरिएंस आता है चिल्ला पड़ते हैं, हमारी सैलरी काट लेते हैं, बना देते हैं बजट स्लैक। इसका मतलब डेलिबरेटली क्या करते हैं, वो रिवेन्यू को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, है ना, कि 100 करोड़ रुपए की रिवेन्यू होनी चाहिए, पता है उनको सर 70 करोड़ की होगी, और जब वो 80 या 90 की ले आते हैं एक्चुअल में, तो जो एक्चुअल तो एक तरीके से वास्तविक बजट से कम ही है ना। ठीक है, तो उनके ऊपर डंडा नहीं पड़ता, उनको डांट नहीं पड़ती, वो या फिर वही खर्चे के ऊपर। सम एम्प्लॉय में ऑल्सो ट्रीट स्टैंडर्ड एज बाइस, बाइस का मतलब पक्षपात, मतलब कई बार एम्प्लॉयज होते हैं वो स्टैंडर्ड को ये मान के चलते हैं सर ये आप हमारे साथ बहुत पक्षपात कर रहे हो, नहीं इतना स्टैंडर्ड आप मत रखो, हम ये नॉन अचीवेबल है, नॉन रियलिस्टिक है। ठीक है, तो वहां पर मैनेजमेंट को क्या होना चाहिए, एंश्योर होना चाहिए कि एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करे, ताकि उनके मन में ये भावना ना आए कि हम उनसे पक्षपात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए उनको, राइट। ऑर्गेनाइजेशन में ये ध्यान में रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म व्यूज देखें,
कि हाई क्वालिटी मेटेरियल खरीद ले। अगर परचेज मैनेजर ने हाई क्वालिटी मेटेरियल खरीदा है और थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दिया है तो उससे क्या होगा, क्वालिटी बढ़ेगी, तो उस समय वो स्टिक एक्शन ना ले। तो ये कहलाता है बिहेवियरल इश्यूज। हमने आगे बात, हाँ जी क्लियर है कि आपको क्या लिखना है इसमें कि जब भी आप वेरिएंस एनालिसिस रिपोर्ट करते हो तो एम्प्लॉयज का बिहेवियर रिएक्ट होता है। अगर हम ज्यादा स्टिक हो जाते हैं एडवर्स वेरिएंस के अगेंस्ट तो एम्प्लॉय बजट स्लैक पर आ जाते हैं। बजट स्लैक का मतलब होता है कि ओवर एस्टिमेशन ऑफ रेवेन्यू, अंडर एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ताकि उनकी गलती पर उनको डांटना पड़े। ठीक है, और कई बार एम्प्लॉयज हमारे स्टैंडर्ड के लिए वो बायस्ड समझते हैं, वो समझते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हुआ है, हमारे साथ अनरियलिस्टिक हुआ है, तो ये उनके अंदर भावना ना आए, इसके लिए उनको पार्टिसिपेटिंग ले लो, ताकि उनके अंदर ये ना आए कि हमने उनके साथ मतलब बायस किया है, पक्षपात किया है। और अगर प्राइस वेरिएंस फेवर एडवर्स आ रहा है और हाई क्वालिटी की वजह से, तो आप उसको इग्नोर करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म व्यूज देखो। अगर आप हाई क्वालिटी मेटल खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी क्वालिटी भी तो बढ़ेगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगी, कंपनी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बढ़ेगा, राइट। तो ये कहलाता है बिहेवियरल इशू। बात समझ आ गई? चल, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सारी हमने थ्योरी कवर कर ली। ठीक है, वो आपको ये सारी समझ में भी आ गई होगी, तो की पॉइंट आप दिमाग में रखना, और एग्जाम में थ्योरेटिकल पार्ट जो भी आए वो ये वाले सारे की पॉइंट को ध्यान में रखकर अपनी लैंग्वेज में आप उसको आंसर में दें। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आगे शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9 में थ्योरी। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें आता है, देखो एक्सप्लेन ट्रांसफर प्राइस। ये हम प्रैक्टिकल पार्ट के साथ में कर चुके हैं, फिर भी ट्रांसफर प्राइस में क्या कहते हैं हम, जब एक कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं और एक डिपार्टमेंट अपना गुड्स और सर्विसेज दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, तो जो अमाउंट चार्ज करता है वो कहलाता है ट्रांसफर प्राइस। ठीक है भाई, जैसे हम ये कह सकते हैं कि अमूल बटर है, तो प्रोडक्ट हुआ उसका, तो अमूल बटर जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसके लिए उनको मिल्क चाहिए होता है ना। तो एक डिपार्टमेंट है जो मिल्क परचेज करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है, मिल्क को मेंटेन करता है, तो वो मिल्क डायरेक्ट डिपार्टमेंट बाजार में भी बेच सकता है और दूसरे डिपार्टमेंट को भी दे सकता है, ताकि वो उसको बटर में कन्वर्ट करके पैक करके फिर आके बाजार में बेचे। ठीक है, तो जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है, यानी जो मिल्क लेगा वो कहलाएगा रिसीविंग डिपार्टमेंट, और जो पैसे देगा सप्लाई डिपार्टमेंट को, और सप्लाई डिपार्टमेंट जो पैसे लेगा उस प्राइस को बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। ठीक बात है। तो ट्रांसफर प्राइस क्या होनी चाहिए, ये गोल कॉन्ग्रुएंस पे डिपेंड करता है, मतलब ऐसी होनी चाहिए ताकि कंपनी का उद्देश्य, कंपनी की जो फाइनल स्ट्रेटेजी है वो मीट हो। ये नहीं कि तुम अलग जा रहे हो, तुम अलग जा रहे हो। मतलब सप्लाई डिपार्टमेंट ये मतलब ओवरऑल कंपनी ये सोचे कि भाई एक कंपोनेंट है, ठीक है, वो घर में बना रहे हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है 10 रुपए, ए डिपार्टमेंट। अब बी कह रहा है कि अगर मैं इसको बाजार से खरीदूं, अगर मैं इसको बाजार से खरीदूं तो मुझे मिलेगा 12 रुपए का। ओके, अब ए डिपार्टमेंट अगर बाजार में बेच रहा है, ठीक है, 12 रुपए में, बट ए के पास स्पेयर कैपेसिटी भी है, तो ए ये ना रिजिड हो जाए कि नहीं भाई मैं तुझे 10 में दूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा, तो उस चक्कर में अगर बी 12 में बाजार से खरीद लेता तो कंपनी का लॉस होगा। तो ये गोल कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। तो हमें अब ए को समझाना होगा कि अगर आप खाली बैठे हो तो क्यों बी को बाजार से खरीदवाओ, तो बी का पैसा भी तो हमारा ही पैसा होगा ना, राइट। तो ये कहना चाहते हैं, क्लियर। तो ये सप्लाई डिवीजन के लिए रेवेन्यू होगी, रिसीविंग के लिए कॉस्ट होगी। सप्लाई डिवीजन जो सप्लाई करेगा पैसे लेगा, रेवेन्यू होगी, और जो पे करेगा उसके लिए कॉस्ट हो जाती है। ओके क्लियर, ये ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, गोल कॉन्ग्रुएंस का मतलब हुआ कि हम कंपनी के हित में बात करें, ना कि केवल अपने हित में बात करें, राइट। तो चलिए ट्रांसफर प्राइस का कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रांसफर प्राइस इज द फिक्सिंग ऑफ प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर विद इन द फर्म। ठीक है, मान लो कोई एक सब्सिडरी कंपनी है, वो अपनी पेरेंट कंपनी को सामान बेचती है, तो इनकी जो कॉस्ट होगी पेरेंट कंपनी जो पे करेगी सब्सिडरी को, वो ट्रांसफर प्राइस कहलाएगी। ठीक है, परचेज एंड सेलर ऑफ गुड्स एंड सर्विस में भी टू डिपार्टमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जो गुड्स सेल करता है और जो प्राइस लेता है वो ट्रांसफर प्राइस कहलाती है। गोल
कॉन्ग्रुएंस का मतलब कि डिपार्टमेंट को वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव के साथ में रहे। ये नहीं कि हम तो उत्तर में जा रहे हैं, कंपनी वाले दक्षिण में जा रहे हैं, कि नहीं भाई हम तो जितने रुपए में बाजार में बेचेंगे उतने में बी को ट्रांसफर करेंगे, भले ही खाली बैठे रहें, नहीं तो हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। ये नहीं होना चाहिए। अगर आप खाली बैठे हो तो आपका क्या नुकसान, अदरवाइज रिसीविंग को बाजार में महंगा खरीदना पड़ेगा। तो वही बात कह रहे हैं। इफ ए कंपनी हैज मैनी डिपार्टमेंट, अगर कई सारे डिपार्टमेंट है, ठीक है, ए डिपार्टमेंट है, बी डिपार्टमेंट है, राइट, सी डिपार्टमेंट है। जैसे अमूल की बात करें, अगर हम जैसे अमूल की बात करें कि अमूल बटर, इनको मिल्क चाहिए तो बाजार से खरीदें, या जो दूसरा डिपार्टमेंट है मिल्क डिपार्टमेंट, इनका काम है मिल्क को हैंडल करना, ठीक है, ये अपना मिल्क बाजार में भी बेचते हैं, बी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो वाली बात कर रहे हैं, ठीक है। ईच डिपार्टमेंट प्रोड्यूसेस एंड सेल इट्स ओन प्रोडक्ट इन द मार्केट, और प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। इन केस एनी इंटरनल डिपार्टमेंट यूजेज ए कंपोनेंट एज रॉ मटेरियल इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट, मतलब बी को मक्खन बनाने के लिए क्या चाहिए, रॉ मटेरियल यानी मिल्क चाहिए, ठीक है, और ये कंपोनेंट दूसरा डिपार्टमेंट बनाता है, ए डिपार्टमेंट बनाता है, ठीक है। तो एक ऑप्शन है कि बी डिपार्टमेंट मिल्क बाजार से खरीदे, ठीक है, या ए से ले। अब ये कंपोनेंट अगर इंटरनली लेते हैं, ठीक है, तो जो प्राइस पे करते हैं वो ट्रांसफर प्राइस कहलाती है। हो गया क्लियर? ओके, तो जो ट्रांसफर करता है डिपार्टमेंट वो ट्रांसफरर, और जो रिसीव करता है वो ट्रांसफर। ट्रांसफरी का मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट, ट्रांसफरी का मतलब रिसीविंग डिपार्टमेंट, ठीक है। और ट्रांसफर डिपार्टमेंट का मतलब सप्लाई डिवीजन। ओके, चलिए, ट्रांसफर प्राइस क्या होती है, रेवेन्यू होती है सप्लाई के लिए, और कॉस्ट होती है रिसीविंग के। क्लियर हो गया पॉइंट पे? ये एक्सप्लेन करना आपको, ये प्रैक्टिकल के साथ में भी हमने कर लिया। चलिए, अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। देखो, सेकंड है व्हाट आर द यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। देखिए, यूटिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइस की बात करें हम, यानी बेनिफिट। तो बेनिफिट क्या है ट्रांसफर प्राइस के, बिल्कुल सिंपल है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि सबसे पहले तो ये परफॉर्मेंस इवेल्युएट को फायदा पहुंचाता है कि जब सप्लाई डिवीजन अपना प्रोडक्ट रिसीविंग डिपार्टमेंट को देगा तो सप्लाई डिवीजन की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी कि भाई जो भी वो कंपोनेंट बनाकर दे रहे हैं रिसीविंग को, ये रिसीविंग अगर बाजार से खरीदते तो उनको महंगा मिलता। तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमें सप्लाई डिवीजन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है कि भाई अगर वो ज्यादा गुड्स बना रहे हैं, अदरवाइज तो खाली बैठते भाई। अगर सप्लाई डिवीजन के पास स्पेयर कैपेसिटी है मान लो, है ना, और वो नहीं दे रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि अपने रिसोर्स को भी ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो बी डिपार्टमेंट यानी रिसीविंग को वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर रहे हैं, या वेरिएबल कॉस्ट प्लस स्लाइट मार्जिन पर ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि बी डिपार्टमेंट जो रिसीविंग है बाजार से ना खरीदे, है ना। ध्यान से देखो, मान लो मैं कहता हूं वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए की है ए डिपार्टमेंट की, और बी कहता है कि मैं अगर बाजार से खरीदूंगा तो मुझे 15 का मिलेगा। तो ए कहता है कि ठीक है, अगर मैं 10 में दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं, तो मेरी परफॉर्मेंस कैसे इवेल्यूएट होगी। तो हम एक फेयर प्राइस ले लेते हैं कि ठीक है भाई, तुम तो बाजार में 15 में खरीद रहे हो ना, तो हम आपको 15 से कम पर देते हैं, ताकि आपका भी फायदा हमारा भी फायदा। तो मान लो वो 12.5 में भी देते हैं, तो कंपनी का प्रॉफिट बट जाता है। तो ए की परफॉर्मेंस भी आ जाएगी और बी की परफॉर्मेंस भी आ जाएगी, कि बी को पैसे कम देने पड़ेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा कि एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे, उनकी सैलरी बढ़ेगी, उनको जो बोनस है वो बढ़ेगा, और इनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी। तो एक तो हो गया, उनकी सैलरी बढ़ेगी, मोटिवेट होंगे, परफॉर्मेंस इवैल्यूएट होगी, और रिसोर्स भी ऑप्टिमम यूटिलाइज होंगे, क्योंकि अदरवाइज तो वो खाली बैठते, ठीक है। फिर अगर मान लो अलग अलग कंट्री में है, अगर मान लो अलग अलग कंट्री में है, ए मान लो इंडिया में है, बी मान लो यूएस में है, और ए सप्लाई कर रहा है, तो सप्लाई डिवीजन अपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे देगा कि भाई हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा, तो टैक्स का बर्डन ओवरऑल कहीं ना कहीं कम हो जाएगा, इंस्टेड की बी वहां की कंट्री से सामान खरीदते, राइट। तो ये इसके फायदे हैं। तो अगर हम बात करें तो क्या क्या फायदे हैं, एक तो क्या है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होते हैं, इंगेज रहते हैं, बिजी रहते हैं, और उनको कंपनसेशन मिलता है। क्या कहते हैं, नॉर्मली मैनेजर्स आर गिवन इंक्रीज इन सैलरी पैकेज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, है ना। ट्रांसफर डिवीजन यानी सप्लाई डिवीजन हमेशा फेयर प्राइस चार्ज करते हैं,
इंटरनल सप्लाई के लिए, ताकि हम पैसा ले सकें और दूसरा भी कॉस्ट कमा सके। फेयर प्राइस का मतलब जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है हम उससे थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करें बट परचेज प्राइस से कम, ताकि हमारे पास रेवेन्यू क्रिएट हो और उसको भी कॉस्ट का बेनिफिट मिले, राइट। परफॉर्मेंस इवेल्युएट, तो अगर हम यही बात आ गई कि भाई हमारा पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी, राइट। अगर हम बी को ट्रांसफर नहीं करेंगे कि रिजेक्ट हो जाएंगे, नहीं भी तुम तो बाजार से खरीदो, तुम और हम अलग अलग हैं, तो क्या होगा, एक ही परफॉर्मेंस भी कम हो जाएगी, वो खाली बैठेगा, उसके पास कैपेसिटी रेंट तो पूरा ही जा रहा है, ठीक है। टैक्स बर्डन हमारा कम होगा कि अगर अलग अलग कंपनी सॉरी अलग अलग कंट्री में हमारे डिपार्टमेंट है, तो सप्लाई डिपार्टमेंट टैक्स पे कर देगा अपनी कंट्री में और ट्रांसफर करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हेड ऑफिस का टैक्स बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और डिफरेंट टैक्स पॉलिसी का बेनिफिट उठाएंगे, ओके। और बाकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, तो इससे क्या होगा कि ट्रांसफर करने की वजह से हमारे पास जो स्पेयर कैपेसिटी है वो यूटिलाइज हो जाएगी, और जब स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी तो हमारे मैनेजर की परफॉर्मेंस बढ़े, वही बात आ गई, परफॉर्मेंस बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी। तो ये ट्रांसफर प्राइस के फायदे हैं, ओके। तो अगर हम बात करें फायदे की, तो क्या क्या फायदे होंगे ट्रांसफर प्राइस के। सबसे पहले मैनेजर्स मोटिवेट होंगे, मैनेजर्स इंगेज होंगे, एम्प्लॉय, राइट, मतलब फेयर प्राइस सेट करेंगे, राइट। फेयर प्राइस का मतलब होगा जस्ट, फेयर प्राइस का बेसिकली मतलब होता है जस्ट हायर देन वेरिएबल कॉस्ट और बिलो परचेज कॉस्ट, दोनों का फायदा होगा, सबके फायदे में हमारा भी फायदा होगा, ठीक है। दूसरा परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी, परफॉर्मेंस इवेल्युएट हो सकती है, क्योंकि जब ट्रांसफर करेंगे तो रिवेन्यू बढ़ेगी और स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज होगी, है ना, तो इससे रिवेन्यू इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू इंक्रीज होगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, किसका, सप्लाई डिवीजन का, किसका, सप्लाई डिवीजन का, नहीं। और उधर कॉस्ट कम होगी, किसकी, रिसीविंग की, तो दोनों की परफॉर्मेंस इवेल्युएट होगी, ओके, राइट भाई। और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि जब स्पेयर कैपेसिटी है हमारी, मार्केट में तो हमने बेच दिया, नहीं, मार्केट में तो हमने बेच दिया मैक्सिमम डिमांड तक, तो ट्रांसफर की वजह से हाँ जी, स्पेयर कैपेसिटी में बी यूटिलाइज, ओके। टैक्स बर्डन का फायदा होगा कि जब अलग अलग कंट्री में है तो सप्लाई डिवीजन टैक्स पे करके अपनी कंट्री के हिसाब से जब टैक्स पे करेंगे तो हेड ऑफिस का टैक्स बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। दीज आर द यूटिलिटीज बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर प्राइस। बोलो क्लियर हो क्या पार्ट बेटा। चलिए अगला है एक्सप्लेन ट्रांसफर प्राइस मेथड। वो कहता है कि भाई ट्रांसफर प्राइस ठीक है, मेथड में तो बताओ क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला है मार्केट प्राइस मेथड, सबसे पहले क्या है, मार्केट प्राइस मेथड, ठीक है। दूसरा है कॉस्ट बेस्ड, तीसरा नेगोशिएशन। कॉस्ट में अलग अलग आ जाएंगे कि भाई वेरिएबल कॉस्ट पर, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर, फुल कॉस्ट पर, या कॉस्ट प्लस मार्केट। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट प्राइस की, ठीक है। ठीक, तीन हो गए, मार्केट प्राइस, कॉस्ट और नेगोशिएशन, ओके। कॉस्ट में अलग अलग आ जाएंगे। मार्केट प्राइस बेस्ड बिल्कुल सिंपल है कि भाई ए डिवीजन क्या कहेगा, ए डिवीजन ये कहेगा कि भाई देखो मेरा प्रोडक्ट बाजार में बिक रहा है ना, तो मेरा प्रोडक्ट अगर बाजार में बिक रहा है कितने रुपए में, ए कहेगा कि मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, ध्यान सुनना, कि मैं अपना प्रोडक्ट पूरी तरह बाजार में बेच रहा हूँ, खाली नहीं बैठा, तो मैं क्यों कम पर बेचूंगा, मेरा कम पर बेचना कंपनी का लॉस होगा, मेरा लॉस कंपनी का लॉस, ठीक है। तो जितने रुपए में मैं बाजार में बेच रहा हूँ, मेरी वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए की है, बाजार में बेच रहा हूँ मैं 13 रुपए में, नहीं तो आप भी तो बाजार से 13 रुपए में से कम नहीं खरीद सकते, तो मैं आपको 13 रुपए से कम क्यों दूं,
ठीक है, तो मेरी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। तो जिस प्राइस पर हम बाजार में बेच रहे हैं उतने प्राइस पर अगर बी को ट्रांसफर करते हैं तो वो कहलाती है मार्केट प्राइस। पर ये नॉर्मली तभी होता है जब सप्लाई डिवीजन के पास स्पेयर कैपेसिटी ना हो। दिस इज एप्लीकेबल व्हेन सप्लाई डिवीजन हैज नो स्पेयर कैपेसिटी। ठीक है, हाँ, जितने रुपए में बाजार में बेच रहे हैं हम उतने रुपए में ट्रांसफर करेंगे। बट अगर बी कहता है यार 13 रुपए में बाजार में बेच रहे हो, नहीं, पर बाजार में बेचने के लिए आपको बाजार तक ले जाना पड़ता है, तो आपको 1 रुपए का खर्चा भी तो करना पड़ता है। मुझे देने में थोड़ा ना कोई कार्टेज या सेलिंग को डिस्ट्रीब्यूशन खर्च करना पड़ता है। चलो ठीक है, फिर हम आपको 12 रुपए में दे देते हैं। ओके, हो गई बात समझ? तो क्या कह रहे हैं हम, ट्रांसफर प्राइस इज बेस्ड ऑन मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सिमिलर टू वन ट्रांसफर्ड इंटरनली। ठीक है, यानी सिमिलर टू वन, उसी प्राइस पर जितने रुपए में बाजार में बेच रहे हैं। ट्रांसफर कैन बी रिकॉर्डेड एट द एक्सटर्नल मार्केट प्राइस। ट्रांसफर कितने में होगा, 13 रुपए में, बट एडजस्ट यानी माइनस कर देंगे फॉर एनी कॉस्ट दैट कैन बी सेव्ड बाय इंटरनल ट्रांसफर। ठीक है, ओके, हाँ जी, माइनस कर देंगे हम, ओके, फॉर एनी कॉस्ट जो कि आपको देने में नहीं आ रही। ओके, तो ये कहलाएगा मार्केट ट्रांसफर प्राइस। इसका फायदा क्या है? अरे सर, सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये इसमें पक्षपात नहीं होता, कोई भी अनबाइज्ड होती है। अनबाइज्ड का मतलब कोई पक्षपात नहीं होता, कोई धोखाधड़ी नहीं होती। भाई जितने भी बाजार में बेच रहा है आपको भी पता है ना। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये डिमांड और सप्लाई के हिसाब से निर्धारित होती है, यानी कोई भी अनबाइज्ड पक्षपात नहीं होता। ठीक है, और ये लेस एम्बिगियस होती है, मतलब अस्पष्ट नहीं होती है, कोई डाउट नहीं होता किसी को यार ये तो कुछ गड़बड़ है। ठीक है, यानी ये बिल्कुल क्लियर होती है, राइट। और ये कॉम्पिटिटिव, प्राइस कॉम्पिटिटिव होती है। डिविजनल परफॉर्मेंस को हम लिंक कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम कितना कंट्रीब्यूशन कमाएं। तीन बातें हो गई, अनबाइज्ड होते हैं, क्लियर होती है और परफॉर्मेंस को बढ़ावा देती है। क्लियर बात? चलिए, डिसएडवांटेजेस क्या कह रहे हैं अब हम, कि सर कई बार आप कह तो रहे हो अनबाइज्ड होती है, पर ये कंप्लीटली अनबाइज्ड नहीं होती। ये अनबाइज्ड केवल तभी होती है जब पूरी तरह कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है, यानी डिमांड एंड सप्लाई। कई बार हमारा प्रोडक्ट क्या होता है कि भी मैनिपुलेटेड होता है, कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होती है, यानी 100% कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं होती है। तो वहां पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, भेदभाव हो जाता है। तो वो कई बार मार्केट प्राइस को खराब कर देती है कि हम कई बार कम पर भी बेच देते हैं किसी को, कई बार किसी को ज्यादा में बेच देते हैं। तो फिर पूरी तरह अनबाइज्ड कहना थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत हो सकता है। ठीक है, और कई बार ये फ्लक्चुएट होती है, कई बार ये फ्लक्चुएट होती है। मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो, ए डिपार्टमेंट और बी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये कहता है कि मैं बाजार में बेच रहा हूं 15 रुपए में, नहीं भी तो आपको 15 रुपए पे दूंगा। पर बी ये कहता है कि सर जी, मतलब मैनेजमेंट को, कि जो मार्केट प्राइस मेथड है ना, ये हमारी परफॉर्मेंस को कम करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट प्राइस ना फ्लक्चुएट होती है, मतलब अप एंड डाउन। तो बी शिकायत ये करता है कि सर जब भी बाजार में हाई प्राइस होती है तो ए हमें ट्रांसफर कर देता है ताकि उसका प्रॉफिट बढ़े और हमारी कॉस्ट अननेसेसरी बढ़ जाती है। नहीं, और ए क्या कहता है, नहीं सर ऐसा नहीं है, बी तभी डिमांड करता है जब बाजार में फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट प्राइस सबसे कम होती है ताकि उसकी कॉस्ट कम आए और हमारी परफॉर्मेंस डाउन। तो आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो फिर वहां ये मार्केट प्राइस एक फेयर प्राइस नहीं होती। ठीक है, हाँ जी, जो और फिर कई बार क्या होता है कि ए जो बी को दे रहा है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी ए बाजार में बेच ही नहीं पा रहा, ए बाजार में बेच नहीं पा रहा। जैसे कपड़ा है, ए कपड़े पर कटिंग करके बी को देता है स्टिचिंग के लिए, तो कटा हुआ कपड़ा तो बी बाजार से नहीं खरीद सकता ना। तो उस केस में मार्केट प्राइस थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए। ओके, बोलो समझ में आगे बात भाई? तो क्या कहते हैं हम मार्केट प्राइस पर? हाँ जी, पहला क्या है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या लिखना है आपको? हाँ जी, कि ट्रांसफर प्राइस बराबर होगी मार्केट प्राइस के, यानी जितने रुपए में मार्केट में बिक रहा है, जितने रुपए में मार्केट में बिक रहा है, प्रिवेलिंग इन मार्केट। ओके, दूसरी बात क्या कहोगे कि मार्केट प्राइस लेस
selling or distribution, right, which can be saved due to internal transfer. इंटरनल ट्रांसफर पर जो खर्चा मेरा नहीं होता है वो मैं क्यों बी से लूं? बी ये कहता है कि मैं क्यों दूं, कि बाजार में बेच रहे हो आप 15 रुपए में, नहीं भी, और मुझे देने में 1 रुपए का खर्चा नहीं हो रहा, तो 14 रुपए में दो ना। ओके, बेनिफिट्स क्या होते हैं इस मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर करने के? कि सबसे पहला ये अनबाइस्ड कहलाता है। सबसे पहली बात क्या कहोगे इसको? अनबाइस्ड कहलाता है, यानी कोई पक्षपात नहीं होता। ओके, मार्केट प्राइस पर बेस्ड है, डिमांड एंड सप्लाई जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं। भाई जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां अपने आप प्राइस फिक्स होगी, जिसमें किसी का कोई रोल नहीं होगा, है ना। और ये मतलब अस्पष्ट भी नहीं होगा, जिसको कहते हैं ना एम्बिगियस। ठीक है, मतलब बिल्कुल आप तरीके से कह सकते हो ये कम अस्पष्ट होगा, नहीं, नो मैनिपुलेशन। ठीक है, मतलब पक्षपात नहीं होगा, क्योंकि मार्केट डिटरमाइन करेंगे, मैं थोड़ा, मेरे हाथ में थोड़ा ना कोई सप्लाई डिवीजन कहेगा, बिल्कुल स्पष्ट है ये। ठीक है, ओके, तो ये सबसे बड़े इसके फायदे होते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा कि परफॉर्मेंस लिंक्ड होगी, इससे क्या होगा, परफॉर्मेंस लिंक्ड होती है। ओके, अच्छा, लॉस क्या है, डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ी बात यह है कि आप कह रहे हो अनबाइस्ड, कई बार नहीं होता, नहीं, कई बार अनबाइस्ड नहीं होता। कहां पर? जहां पर परफेक्ट कंपटीशन की बात नहीं आती है, जहां पर परफेक्ट कंपटीशन नहीं होता, तो वहां पर हमारा कहीं ना कहीं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है, कि भाई हम कई बार सस्ता बेच देते हैं, कई बार महंगा बेच देते हैं, तो मार्केट प्राइस जहां पर फ्लक्चुएशन हो जाती है तो फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सप्लाई डिवीजन ये कहता है हमेशा कि सर जी देखना, रिसीविंग वाले ना तभी मांगते हैं जब मार्केट में प्राइस सबसे कम हो जाती है, और फिर इकट्ठा करके रख लेते हैं। और रिसीविंग वाले कहते हैं सर ये नहीं, जब मार्केट में प्राइस सबसे ज्यादा होती है ये तभी हमारे को सप्लाई करते हैं। तो फ्लक्चुएशन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और इंटरमीडिएट गुड्स, और इंटरमीडिएट गुड्स यानी उसकी मार्केट नहीं होती है। जैसे कटिंग डिपार्टमेंट कपड़े पर काट के बी को देता है स्टिचिंग के लिए, तो उसकी कोई मार्केट नहीं होती, तो मार्केट प्राइस नहीं पता लग पाती है। तो ये इसके फायदे और नुकसान है। क्लियर है बेटा? चलिए, मार्केट प्राइस में ना दूसरा ही एक ऑल्टरनेट मेथड कहते हैं शेयर प्रॉफिट रिलेटिव। ठीक है, शेयर प्रॉफिट रिलेटिव में ये कहते हैं कि बेसिकली जब ये कब अप्लाई होता है, जब मार्केट प्राइस मेथड एप्लीकेबल ना हो पाए। और वो कब नहीं हो पाता एप्लीकेबल? जब इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की बात आती है नॉर्मली, है ना, कि भाई जब ए डिपार्टमेंट अपना प्रोडक्ट बी को दे रहा है, बाजार में नहीं बेच पाता, ना ही बाजार में उपलब्ध है, तो फिर मार्केट प्राइस मेथड तो फेल हो जाएगा। तो उस केसेस में ज्यादातर हम इस ऑल्टरनेट मेथड को लेते हैं। तो ये एक ऑल्टरनेट मेथड है मार्केट प्राइस का। दूसरी बात, जो भी कॉस्ट इनकर्ड की जाती है सप्लाई डिपार्टमेंट, रिसीविंग डिपार्टमेंट के द्वारा, वो वैल्यू एडिड कहलाती है। ठीक है, जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं ए डिपार्टमेंट बी डिपार्टमेंट प्रोडक्ट को बनाने में, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड। और कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है वो दोनों में उस वैल्यू एडिड के हिसाब से बढ़ जाता है, कि जो डिपार्टमेंट ज्यादा कॉस्ट खर्च करेगा, इसका मतलब वो ज्यादा वैल्यू एडिड कर रहा है प्रोडक्ट में, तो उसका प्रॉफिट ज्यादा हिस्सेदार हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव। राइट भाई, ये कहलाता है हमारा शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव, है ना। क्या कहते हैं हम इसको? शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटिव। हाँ जी, ये एक ऑल्टरनेट मेथड है। ये बेसिकली हम क्या कहेंगे, एक ऑल्टरनेट मेथड है। किसका? मार्केट प्राइस का। ऑल्टरनेट का मतलब होता है कि जब मार्केट प्राइस लागू ना हो पाए, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट वाली बात आ गई, कि मार्केट प्राइस पता नहीं लगेगी तो कैसे ट्रांसफर करोगे। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि जो ज्यादा डिपार्टमेंट कॉस्ट खर्च करेगा उसके हिस्से में ज्यादा है, कॉस्ट इनकर्ड
बाई ईच डिपार्टमेंट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड, इज कॉल्ड वैल्यू एडिड, है ना। ठीक है। और जो प्रॉफिट होगा कंपनी का, जो प्रॉफिट होगा हमारी कंपनी का, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें, डिपार्टमेंट में, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू एडिड, मतलब कॉस्ट। ओके। जैसे मान लो ए डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट, कॉस्ट हियर मींस टोटल कॉस्ट, ध्यान रखना। तो ए डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट मान लो आती है 2 लाख रुपए, अब बी डिपार्टमेंट को भेज रहे हैं, तो बी डिपार्टमेंट उसको लेकर अपनी वैल्यू एडिशन कर रहा है, मान लो 4 लाख रुपए की कॉस्ट आ रही है, नहीं भाई। अब वो प्रोडक्ट फाइनल बेच रहे हैं हम कंपनी में, ठीक है, वो प्रोडक्ट हम फाइनल बेच रहे हैं कंपनी के अंदर, ये बेच रहे हैं मान लो 6 लाख रुपए में, नहीं 9 लाख रुपए में बिक रहा है, तो क्या कहेंगे हम, इसमें ए की कॉस्ट है 2 लाख रुपए, बी की कॉस्ट है 4 लाख रुपए, तो टोटल कॉस्ट 6 लाख रुपए हो जाती है, यानी कंपनी का प्रॉफिट हो गया हमारा 3 लाख रुपए का। तो ये 3 लाख का प्रॉफिट ए में बटेगा कॉस्ट के हिसाब से, कि भाई 6 लाख रुपए की कॉस्ट पर 3 लाख का प्रॉफिट है, 6 लाख की कॉस्ट पर 3 लाख का प्रॉफिट है, एक पर कितना और 2 लाख पर कितना, नहीं ऐसे बी का शेयर आ जाएगा कि 6 लाख की कॉस्ट पर 3 लाख का प्रॉफिट है और 4 लाख की कॉस्ट पर कितना। ओके, तो 1 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा ए के हिस्से में और 2 लाख का प्रॉफिट आ जाएगा बी के हिस्से में। तो ये कहलाता है शेयर्ड प्रॉफिट रिलेटेड, कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट। क्लियर बेटा, चल। हाँ जी, अगला है कॉस्ट बेस्ड। ठीक है, कॉस्ट बेस्ड जब हम ट्रांसफर करते हैं तो ये तभी बेसिकली करते हैं जब मार्केट प्राइस हमारे पास उपलब्ध नहीं होती है और इंटरनल कॉस्ट पर बेस्ड होती है। सबसे पहली बात क्या हुई कि ये मेथड हमारा किस पर बेस्ड है, इंटरनल कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट हो रही है इनकर्ड। और कई बार क्या होता है कि इस मेथड को हम बेंचमार्क बना लेते हैं कि भाई ये हमारी बेंचमार्क परफॉर्मेंस है, ये हमारा कॉस्ट टारगेट है, तो ये हेल्प करती है हमारे को किसमें, ये इसलिए हमारे को ये मेथड हेल्प करता है कॉस्ट कंट्रोल में और कॉस्ट रिडक्शन में, राइट। कॉस्ट बेस्ड मेथड के बारे में क्या लिखोगे आप, ये इंटरनल कॉस्ट पर बेस्ड होती है और ये टारगेट बना लेते हैं मतलब मैनेजमेंट कि भाई तुम्हारे को इतना टारगेट दे रहे हैं, इतनी कॉस्ट आपकी आनी चाहिए, तो इससे क्या होता है कॉस्ट कंट्रोल भी होती है, कॉस्ट रिड्यूस भी होती है। ओके, बेंचमार्क बनाने से क्या होता है कि सप्लाई डिवीजन के मैनेजर उस कॉस्ट को अचीव करने में एफर्ट्स लगाते हैं, तो इससे कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और कॉस्ट बेस में क्या क्या आते हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं जिसको मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर भी एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दें, ये कॉस्ट प्लस मार्जिन पर या फुल कॉस्ट पर। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर, फुल कॉस्ट पर या कॉस्ट प्लस मार्जिन पर। तो ये हुआ कॉस्ट बेस के बारे में। फायदा क्या हुआ इसका, फायदा तो सबसे पहले यही हुआ कि इससे कॉस्ट कंट्रोल होगा, बेंचमार्क बन जाती है हमारे लिए। ठीक है, ये हमारे लिए बेंचमार्क बन जाती है। ठीक है, और ये बहुत ज्यादा क्लियरली डिफाइंड होती है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। भाई कई बार मार्केट प्राइस हम कहते हैं कि सर अनबाइज्ड हो सकती है कि फ्लक्चुएट, पर ये हमारी क्या होती है, बिल्कुल क्लियरली होती है कि जो खर्चा आ रहा है वो रिकॉर्डेड है ना, तो इसलिए हम इसको ज्यादा अच्छा मानते हैं और ये इजिली अवेलेबल हो जाती है एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। ठीक है, एज कंपेयर टू मार्केट प्राइस। तो सबसे ज्यादा नुकसान क्या है इसका, नुकसान ये है कि सब्जेक्टिव हो जाती है। ठीक है, और मतलब किस पर ट्रांसफर करोगे आप, वेरिएबल कॉस्ट पर, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर, फुल कॉस्ट पर, नहीं या कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस पर। तो मैनेजर्स एग्री नहीं कर पाते कि कौन सा मेथड हमारे लिए सही होगा। मतलब जब होता नहीं है कि भाई जब आपके पास कई बार बहुत सारे ऑल्टरनेटिव हो जाएं तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो, यार मैं वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करूं, टोटल कॉस्ट पे करूं या टोटल कॉस्ट प्लस मार्जिन पे करूं। तो बहुत ज्यादा ऑल्टरनेटिव होने की वजह से कंफ्यूजन भी क्रिएट हो जाती है और फिर या तक कॉस्ट हमारी पास होती है दूसरे डिवीजन को, है ना, तो ये कई बार संभावना हो जाती है
कि सप्लाई डिवीजन का जो मैनेजर है उनको लगता है यार हमें ये बेंचमार्क बन गया तो हमें कॉस्ट को रिड्यूस करना है, तो कॉस्ट को रिड्यूस करने के चक्कर में उनका इंसेंटिव भी कम हो जाता है, ये तो लॉस हो गया ना। ठीक है, कि भी कॉस्ट एफिशिएंट मेथड यूज करेंगे क्योंकि कॉस्ट कंट्रोल करनी है, कॉस्ट रिड्यूस करनी है, तो उसमें उनका इंसेंटिव भी कम हो जाता है। राइट, क्लियर है। तो क्या कहेंगे हम कॉस्ट बेस्ड मेथड में? हाँ जी, कॉस्ट बेस्ड मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कहेंगे हम इंटरनल कॉस्ट पर बेस्ड हो जाएगी, इंटरनल कॉस्ट पर बेस्ड होता है, नहीं भाई, ठीक है। और ये बेंचमार्क बना लेते हैं हम कि भाई इतना आना चाहिए, बेंचमार्क का मतलब टारगेट, हम इनको टारगेट दे देते हैं सप्लाई डिवीजन को। तो इससे ये फायदा होता है कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाती है, हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है। ओके, राइट। और कॉस्ट बेस्ड मेथड में इट मे बी ट्रांसफर्ड एट वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट प्लस मार्कअप। ओके, ये तो कॉस्ट बेस के बारे में लिखना है। अच्छा, फायदा क्या होगा इसका? हाँ जी, फायदा क्या होगा? फायदा तो सबसे पहले यही है कि ये हमारे को मैनेजमेंट को हेल्प करती है कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में, इजीली डिफाइन हो जाती है क्योंकि इंटरनल, क्योंकि इंटरनल कॉस्ट पर निर्भर रहती है, मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट से पता लग जाएगा कि इतनी कॉस्ट हुई है हमारी इनकर्ड, नहीं भी। और बेंचमार्क बना लेते हैं हम एक, और एक बेंचमार्क बना लेते हैं। लॉस क्या है इसका? हाँ जी, डिसएडवांटेजेस क्या है कि जब ज्यादा हो जाते हैं तो सब्जेक्टिव हो जाती है, जब ज्यादा हो जाते हैं तो सब्जेक्टिव हो जाती है, यानी मैनेजर को पता नहीं लग पाता कि कौन सा हम एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। और फिर इंसेंटिव कम हो जाता है, कॉस्ट कंट्रोल करने के चक्कर में इनका इंसेंटिव कम हो जाता है, राइट, ठीक बात है। हाँ जी, तो ये कॉस्ट बेस के बारे में आपको बताना है, ये इंटरनल होती है, ए डिपार्टमेंट जो भी कॉस्ट खर्च करेगा वो बी को बता देगा इंटरनली, तो इजीली अवेलेबल हो जाती है, हम कहेंगे इजीली अवेलेबल हो जाती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड, और ये बेंचमार्क बना लेते हैं हम, कॉस्ट रिड्यूस होती है, कॉस्ट कंट्रोल प्रोसेस फॉलो होता है। कॉस्ट बेस में क्या क्या होते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, कॉस्ट प्लस मार्जिन। ठीक है, क्या फायदे हैं इससे सर? कॉस्ट कंट्रोल करने में सहायता मिलती है मैनेजमेंट को और इजीली अवेलेबल हो जाती है, बेंचमार्क बना लेते हैं, ये इसके फायदे। नुकसान क्या है? ये जब सब्जेक्टिव हो जाती है, बहुत ज्यादा मेथड हो जाते हैं, तो मैनेजर को समझ में नहीं आता कि कौन सा कहाँ पर बेस्ट रहेगा। ठीक है, और कम कॉस्ट करने के चक्कर में जब बेंचमार्क बना लेते हो तो इंसेंटिव भी कम हो जाएगा उनका। ठीक है, ये इनका नुकसान है। ओके, अब कॉस्ट बेस में सबसे पहला आता है मार्जिनल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल है, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, ये बताना आपको, मतलब एक अतिरिक्त यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आएगा। वेरिएबल कॉस्ट यानी मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस वेरिएबल ओवरहेड, ये कहलाएगा मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं? कि सर सप्लाई डिवीजन अगर मार्जिनल कॉस्ट पर ट्रांसफर करेगा वो तभी करेगा जब स्पेयर कैपेसिटी होगी, तो उसकी स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी, है ना। और रिसीविंग को फायदा होगा, कम कॉस्ट पर मिल जाएगा सामान उसको। रिसीविंग को क्या फायदा होगा? उसको कम कॉस्ट पर माल मिल जाएगा, नहीं भी। अच्छा, लॉस क्या है? कि सर अगर वेरिएबल कॉस्ट पे ट्रांसफर करेंगे तो फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो पाती, ये लॉस है इसका। बोलो क्लियर है? तो अब क्या कहोगे? बिल्कुल सिंपल सी बात, मार्जिनल कॉस्ट। ओके, यानी सबसे पहले डिफाइन कर दोगे कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट, एक अतिरिक्त यूनिट को बनाने में क्या खर्चा आएगा। दैट इज डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड वेरिएबल ओवर।
ये तो होगा एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट, है ना। इसके फायदे क्या होंगे कि सप्लाई डिवीजन की स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। ये तभी तो होता है जब फालतू खाली बैठे हैं तो जो मिल जाए वो बेहतर है। स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाती है फॉर सप्लाई डिवीजन। और रिसीविंग डिवीजन को, हाँ जी, उनको लो कॉस्ट पर सामान मिल जाता है, ठीक है। हाँ जी। और डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि भाई फिक्स कॉस्ट की रिकवरी नहीं हो पाती, नहीं, नो रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, नो रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट। ये हम वेरिएबल कॉस्ट पर जब ट्रांसफर करते हैं तो फिर हमारी फिक्स कॉस्ट की रिकवरी नहीं हो पाती, क्लियर है। तो मार्जिनल कॉस्ट का मतलब हो गया एक अतिरिक्त यूनिट को बनाने में जो खर्चा आ रहा है। फायदा क्या होगा? स्पेयर कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी और रिसीविंग को वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, तो लो कॉस्ट पे सामान मिल जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। और नुकसान क्या है कि फिक्स कॉस्ट की रिकवरी हो नहीं पाती। क्लियर बेटा? चलो, हाँ जी, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब बजटेड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, कि हम पास्ट एक्सपीरियंस से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि फ्यूचर फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए उस पर ट्रांसफर करो भैया, कि आप लड़ो मत आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। क्योंकि देखो ना, एक्चुअल कॉस्ट में क्या दिक्कत होती है कि भाई अगर ए की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो भी कहेगा कि भाई ए की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मैं क्यों भुगतूं। तो उस केस में फिर हम स्टैंडर्ड कॉस्ट ले लेते हैं। अच्छा भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट मत करो, तो ये सारे मेथड कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने की वजह से आते हैं कि हम ये कहते हैं कि देखो इतनी कॉस्ट स्टैंडर्ड होनी चाहिए, ठीक है, पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से प्लस फ्यूचर फैक्टर, उसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यानी बजटेड कॉस्ट। तो ये तब लेते हैं जब अननेसेसरी कॉस्ट इनकी ज्यादा आ रही होती है और रिसीविंग डिपार्टमेंट एग्री नहीं करता, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, ठीक बात है। तो इसको हम मद्देनजर रखते हैं कि अगर मान लो हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ट्रांसफर करने की बात सोची है और एक्चुअल हमारी ज्यादा आ रही है, तो फिर है तो ज्यादा एक्चुअल, फिर वो डिफरेंस सप्लाई डिवीजन के जो यूनिट है वो बियर करेंगे या फिर रिसीविंग के। ओके, तो ये कहलाती है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी प्री डिटरमाइंड कॉस्ट यानी बजटेड कॉस्ट। ओके, कि जो कॉस्ट होनी चाहिए, पास्ट डाटा प्लस फ्यूचर फैक्टर्स जो हमारी कॉस्ट को इफेक्ट कर सकते हैं। और अगर एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ जाती है तो फिर वो सप्लाई यूनिट या रिसीविंग यूनिट बियर करते हैं, ठीक है। फायदा क्या है इसका कि ये बजटेड कॉस्ट टारगेट फिक्स कर देते हैं हम, तो मैनेजर अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को अचीव करने में परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ये फायदा होता है कि भी वो सोचते हैं कि यार स्टैंडर्ड कॉस्ट पे ट्रांसफर हो रहा है तो चलो हमारी एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट आनी चाहिए। ओके, अब लॉस क्या है कि भाई कई बार जो हम स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स करते हैं ना, ठीक है, वो सेंट्रलाइज हो जाती है पूरी कंपनी के लिए और वो इंडिविजुअल के पार्ट को हम इग्नोर कर देते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात क्या कहेंगे हम? स्टैंडर्ड कॉस्ट, राइट। जब स्टैंडर्ड कॉस्ट पर ट्रांसफर करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, इसे बोलते हैं हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, ओके, यानी बजटेड कॉस्ट, यानी बजटेड कॉस्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डाटा प्लस माइनस फ्यूचर फैक्टर। ये तो होता है। दूसरी बात कि अगर हमारी एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आती है या कम आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो ये डिफरेंस, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं हम, ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं कौन से? जो सप्लाई के यूनिट, सप्लाई डिपार्टमेंट के यूनिट होते हैं या फिर रिसीविंग के यूनिट होते हैं। ओके, बेनिफिट क्या होता है इसका कि सप्लाई डिवीजन को जब ये कहते हैं कि भैया देखो इतनी कॉस्ट, आप इतनी कॉस्ट पर आपको ट्रांसफर करना है, नहीं तो उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट इस पर होती है, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट इस पर होती है, नहीं तो पुट देयर एफर्ट्स दे पुट देयर एफर्ट्स टू अचीव स्टैंडर्ड कॉस्ट, नहीं भी। ये इनका सबसे बड़ा फायदा रहता है। और डिसएडवांटेजेस क्या है?
डिसएडवांटेजेस क्या है कि सर ये ना सेंट्रलाइज फिक्स कर देते हो आप सेंट्रलाइज फिक्स कर लेते हो सब कंपनी की, इग्नोर कर देते हो इंडिविजुअल को। नहीं भाई, कई बार होता नहीं है कि जब आप एक समूह कॉर्पोरेट सबको कोलैबोरेट करके डिसाइड करते हो तो एक इंडिविजुअल पर उसके रिसोर्सेज क्या हैं, उसमें क्या लेबर है, उसके पास कितने रिसोर्सेज हैं, उसको इग्नोर किया जाता है। ये कई बार स्टैंडर्ड कॉस्ट में लॉसेज मतलब एक लेकुना आ जाता है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के बारे में क्या कहोगे? जब ट्रांसफर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर की जाती है तो इसका मतलब बजटेड कॉस्ट, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, यानी पास्ट प्लस फ्यूचर एक्सपेंसेस, फ्यूचर फैक्टर्स। ठीक है, और अगर कई बार एक्चुअल कॉस्ट में डिफरेंस आ जाता है तो फिर वो वेरिएशन सप्लाई यूनिट या रिसीविंग को बियर करवाते हैं। फायदा क्या है कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर देते हो तो सप्लाई डिवीजन के जो मैनेजर है, अच्छा इतनी कॉस्ट मुझे स्टैंडर्ड है, तो सारे एफर्ट्स उसको अचीव करने में लगाते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है। और लॉस क्या है फिर इसका, डिसएडवांटेजेस क्या है कि हम ना एक पूरे ग्रुप, एक कॉर्पोरेट को देखकर ध्यान में रखते हैं कि सर जी पूरे सबको इकट्ठा लेके चलो, तो उसमें कई बार इंडिविजुअल के रिसोर्सेज इग्नोर हो जाते हैं हमारे। ठीक है, ये चलिए चलिए बेटा, अगला है फुल कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल है। फुल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, मतलब जो भी वैल्यू चेन में कॉस्ट आ रही है आपकी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोडक्शन की फिक्स कॉस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, सारे कॉस्ट जुड़ लेते हैं। तो जब ट्रांसफर प्राइस हम फिक्स करते हैं टोटल कॉस्ट पर, यानी वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो वो कहलाती है टोटल कॉस्ट। ओके, इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा ये है कि भाई टोटल कॉस्ट रिकवर हो जाती है हमारी और लॉस नहीं होता। इसका मतलब है लॉस नहीं होता। ठीक है, पर डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई प्रॉफिट नहीं होता, तो इंसेंटिव नहीं मिलता, बस जितना खर्चा आ रहा है वो ले लो। तो सप्लाई डिवीजन को कोई भी इंसेंटिव नहीं मिलता, ये इसका लॉस है बस, और क्या। ठीक है, तो अगर हम बात करें फुल कॉस्ट, आगे फुल कॉस्ट का मतलब क्या कहेंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। ओके, फिक्स कॉस्ट here means cost of value chain। नहीं, मतलब डेप्रिसिएशन, नहीं, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स्ड सैलरी, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे जोड़ लेते हैं। फायदा क्या होता है? एडवांटेजेस कि जब हम ट्रांसफर प्राइस रखते हैं फुल कॉस्ट पर तो इसका मतलब सारी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, रिकवरी ऑफ टोटल कॉस्ट, दैट इज नो लॉस, कोई लॉस नहीं होता। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है कि भाई ट्रांसफर टोटल कॉस्ट पर कर रहे हो, है ना, ट्रांसफर आप टोटल कॉस्ट यानी फुल, फिक्स कॉस्ट नहीं, फुल कॉस्ट। तो जब आप ट्रांसफर टोटल कॉस्ट पर कर रहे हो ना, ठीक है, तो इसका मतलब कोई बेनिफिट तो मिल नहीं रहा, नो मार्कअप। ठीक है, तो इसलिए नो इंसेंटिव, ये इसका लॉस है थोड़ा। क्लियर बेटा? बिल्कुल सिंपल है। जब टोटल कॉस्ट पे ट्रांसफर करोगे आप तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी? प्रोडक्शन की, ऑफिस की और सैलरी की। फायदा क्या है कि सारी कॉस्ट रिकवर हो जाती है, लॉस नहीं होता। और डिसएडवांटेजेस क्या है इसका सबसे बड़ा कि भाई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, कोई मार्कअप नहीं हो रहा। ओके, चल हाँ जी, नेक्स्ट है कॉस्ट प्लस मार्कअप। बिल्कुल सिंपल है। कॉस्ट प्लस मार्कअप में कॉस्ट का मतलब टोटल कॉस्ट, मार्कअप का मतलब एक मार्जिन एज ए परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर टोटल कॉस्ट का परसेंटेज या सेल का, तो वो कहलाता है ट्रांसफर प्राइस। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम? टोटल कॉस्ट प्लस एक मार्जिन, और वो मार्जिन किसका परसेंटेज होता है? या तो टोटल कॉस्ट का, या सेल का, या कैपिटल एम्प्लॉयड का। कि भाई हमें जो पैसा हमारा लगा है अगर वो कहीं और लगा होता तो उस पर कितने पैसे कमाते, तो वो मार्जिन जोड़ देते हैं, तो वो कहलाती है ट्रांसफर प्राइस। इसका फायदा क्या है कि जो डिसइंसेंटिव हो रहा था कि भाई टोटल कॉस्ट पे ट्रांसफर करे तो मुझे क्या मिल रहा है, सप्लाई डिवीजन कह रहा है, तो वो खत्म हो जाती है प्रॉब्लम। ठीक है, बट लॉस डिसएडवांटेजेस क्या है कि रिसीविंग डिपार्टमेंट
ये कहता है यदि क्लोज है मार्केट प्राइस के, है ना, और आप मार्जिन जोड़ रहे हो, आप इस तरह से एक तरीके से क्या कर रहे हो, मार्जिन जोड़ रहे हो, नहीं, बट वो खर्चा जो सेलिंग का आप बाजार में बेचने पे कर रहे थे टोटल कॉस्ट में आ जाएगा, और मुझे देने में नहीं कर रहे, तो वो तो आप मुझसे ले रहे हो जबकि पैसा आप खर्च कर नहीं रहे। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज रह जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, हाँ जी, कॉस्ट प्लस मार्जिन। इसमें हम बात करते हैं कि ट्रांसफर प्राइस किसके बराबर होगी, टोटल कॉस्ट, ठीक है, प्लस मार्जिन। और मार्जिन का मतलब यहां पर क्या कहेंगे हम, मार्जिन हेयर मीन्स, ठीक है, प्रॉफिट मार्कअप। रिटर्न भी कह सकते हो, दैट इज एज ए परसेंटेज ऑफ या तो टोटल कॉस्ट या सेल वैल्यू, ट्रांसफर मतलब, और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इन्वेस्टमेंट, नहीं, इसका पर्पस क्या होता है, एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि मैं अपना पैसा कहीं और लगाता तो इतना तो मिलता मुझे। ओके, एडवांटेजेस क्या है, हाँ जी, कि जो डिसएडवांटेज, जो टोटल कॉस्ट में डिस इंसेंटिव था वो सॉल्व हो जाती है, नहीं, इंसेंटिव की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, कि ये क्लोज है बेसिकली ना, ये क्लोज्ड है किसके, मार्केट प्राइस के। ओके, और जो कॉस्ट सेविंग होती है ना, टू सप्लाई डिवीजन, नहीं, एज सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वो एडजस्ट नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा लॉस है। क्लियर हो गया बेटा, तो कॉस्ट प्लस मार्कअप का मतलब टोटल कॉस्ट प्लस मार्कअप, मार्कअप का मतलब एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, सेल, सेल का मतलब होता है प्राइस जो चार्ज कर रहे हैं, और कैपिटल एम्प्लॉयड एनी इन्वेस्ट जो पैसा लगा हो। ओके, क्यों जोड़ते हैं, कि हमारा पैसा कहीं और लगा हो तो उसका परसेंटेज। फायदा क्या है कि जो डिस इन्वेस्टमेंट, जो सॉरी डिस इंसेंटिव की प्रॉब्लम थी वो यहाँ सॉल्व हो जाती है। ओके, नुकसान क्या है कि मार्केट प्राइस के बराबर होती है, और जो खर्चे सेलिंग के जैसे मार्केट में बेचने पर आते हैं, ट्रांसफर के केस में नहीं आते, वो इस मेथड में काउंट हो जाते हैं। तो इसलिए रिसीविंग डिपार्टमेंट कहता है कि ये परफॉर्मेंस गलत इवेल्यूएट हो रही है। ओके, हाँ जी, लास्ट है नेगोशिएटेड बेस्ड ट्रांसफर प्राइस। नेगोशिएट का मतलब कि ये बेसिकली बिटवीन जो कॉस्ट बेस है और मार्केट प्राइस, ठीक है, उसके बीच में एक नेगोशिएट करते हैं, यानी परचेज यानी रिसीविंग और सप्लाई डिवीजन दोनों को अथॉरिटी दे देते हैं कि भाई आप फ्री हो कि आप कितने में ट्रांसफर करो जितने में वो लेना चाहता है। तो ये कहलाती है नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस, मतलब ईच मैनेजर्स आर फ्री टू फिक्स द ट्रांसफर प्राइस। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि भाई हर एक मैनेजर फ्री है कि मैं बाजार से खरीदूं या इंटरनल रिसोर्सेज से लूं। सप्लाई डिवीजन फ्री है कि मैं दूसरे को दूं या बाजार में दूं। ठीक है, इसका डिसएडवांटेजेस क्या है कि इसमें ना सफिशिएंट इंफॉर्मेशन चाहिए एक्सटर्नल, तभी वो नेगोशिएट कर पाएगा। अगर उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो वो नेगोशिएट नहीं कर पाएगा। राइट, नेगोशिएट का मतलब ये हो गया, जैसे ए डिवीजन है, बी डिवीजन है, ए की मान लो वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपए है, ओके, और स्पेयर कैपेसिटी है, ठीक है, बाजार में बेच रहा है ये 15 रुपए में, बी बाजार से खरीद सकता है 15 रुपए में। ओके, तो ये कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब ए कहेगा कि भाई मैं तो 15 में दूंगा, तो बी कहेगा भाई 10 में तू बना रहा है, खाली बैठा है, तो क्यों 15 में दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं कम पर दे, तो मुझे क्या फायदा, मैं तो बाजार से ले लूंगा, तू खाली बैठेगा। तो बी नेगोशिएट करेगा, इसका मतलब एक फेयर वैल्यू, एक कॉस्ट के ऊपर और फाइनल प्राइस से कम एक नेगोशिएटेड प्राइस होगी जिस पर दोनों एग्री होंगे।
म्यूचुअली एग्रीज होंगे, ठीक है। इसमें फायदा यह है कि इनकी ऑटोनॉमी, स्वतंत्र है, मतलब इंडिपेंडेंट है कि मैं बी को दूं या बाजार में बेचूं। बी मतलब इंडिपेंडेंट है, डिसीजन लेने में कोई इस पर बाध्य नहीं है कि मैं ए से लूं या बाजार से लूं। बट नुकसान क्या है कि भाई बी को पहले पूरी मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी कि बाजार में क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, बाजार की मार्केट प्राइस क्या है, तब वो इसे नेगोशिएट कर पाएगा। ओके, दिस मेथड रिक्वायर सफिशिएंट एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन पूरी चाहिए रिगार्डिंग द एक्सटर्नल मार्केट प्राइस, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन पूरी नहीं होंगी तो हाउ कैन दे नेगोशिएट, नहीं, ट्रेड के रिगार्डिंग। इंटरनल कॉस्ट इंफॉर्मेशन मस्ट आल्सो बी शेयर्ड इन ऑर्डर टू नेगोशिएट ए रीजनेबल प्राइस। तो बी को दो चीजें चाहिए होती है, बाजार में कितने में बिक रहा है प्रॉपरली, और ए से पूछेगा कि तुम्हारी कॉस्ट कितने आ रही है, तभी वो नेगोशिएट कर पाएंगे। क्लियर है बेटा? चल, हाँ जी, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द प्रपोजल्स फॉर रिजॉल्विंग ट्रांसफर प्राइस कॉन्फ्लिक्ट? ठीक है, ध्यान से सुनना। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो कि सर हमेशा ना सप्लाई डिवीजन क्या चाहता है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले, रिसीविंग क्या चाहता है कि कम से कम देना पड़े। हर कोई अपना फायदा चाहता है। भाई सप्लाई डिवीजन कहता है ठीक है भले मैं खाली बैठा हूं, तुम्हें इससे क्या मतलब, अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट पर ट्रांसफर कर दूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस का क्या होगा, फिर डिपार्टमेंट क्यों बनाया है, सही भी। और परचेजिंग डिपार्टमेंट यानी रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या कहता है कि भाई जब आप खाली बैठे हो तो आपको क्या दिक्कत है, आप क्यों अननेसेसरी एक नोशनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश कर रहे हो, कंपनी का नुकसान कर रहे हो। तो सप्लाई डिवीजन हमेशा चाहता है कम से कम ज्यादा से ज्यादा कीमत ले, और परचेजिंग रिसीविंग डिपार्टमेंट चाहता है कम से कम मैं दूं, ताकि हर डिवीजन अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसकी अपनी परफॉर्मेंस उस पर बेस्ड है, क्योंकि उसकी सैलरी बोनस मोटिवेशनल उसी पर डिपेंड है। तो इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक प्रपोजल बनाया गया है, दो पार्ट, एक ड्यूल रेट और एक कहते हैं हम इसको टू पार्ट, राइट में। एक कहते हैं हम टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस, एक कहते हैं हम टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। तो देखिए ड्यूल रेट में क्या कहते हैं हम, इसमें ये कहा गया है कि देखो तुम आपस में मत लड़ो, सप्लाई डिवीजन को ये कह दिया अच्छा ठीक है तुम इसको छोड़ो, इसको बोलने दो, आप एक काम करो, अपने गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, किस पर ट्रांसफर करो, कॉस्ट प्लस मार्जिन, यानी नियर बाई मार्केट प्राइस, यानी टोटल कॉस्ट प्लस मार्जिन पर ट्रांसफर करो, ताकि आपकी रेवेन्यू जनरेट हो जाए। आपकी लड़ाई खत्म, आप शांत हो गए, ठीक है। इधर परचेजिंग डिवीजन को कहते हैं कि भाई आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो वेरिएबल कॉस्ट पर, आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लो वेरिएबल कॉस्ट पर, और बाद में जब हम बुक्स रिकंसाइल करेंगे कंसोलिडेट, तो ये आपस में कट जाएगा। इंडिविजुअल आप अलग अलग रिकॉर्ड कर लो और फिजिकल गुड्स ट्रांसफर कर दो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो प्राइस ट्रांसफर डिपार्टमेंट ले वही रिकॉर्ड करे और वही परचेज डिपार्टमेंट रिकॉर्ड करे। तो उस उस वजह से लड़ाई हो रही है। तो फिर दूसरा तरीका यही आ रहा है कि दो रेट बना लो कि भाई सप्लाई डिवीजन को बोल दें टोटल कॉस्ट प्लस मार्जिन पर ट्रांसफर करें, ताकि रेवेन्यू जनरेट हो, परफॉर्मेंस वैल्यूड हो जाए। और इधर परचेज यानी रिसीविंग डिपार्टमेंट को बोले आप वेरिएबल कॉस्ट पर रिसीव कर लो, ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी आ जाए और आपको कम रेट पर गुड्स मिल जाए। तो जब इससे क्या होगा, गोल कॉन्फिडेंस होगा और सब ऑप्टिमल रिसोर्सेज, सब ऑप्टिमल डिसीजन खत्म हो जाएंगे। सब ऑप्टिमल का मतलब जो गलत डिसीजन होते हैं हमारे, यानी ऑप्टिमल नहीं रहते। ठीक बात है अभी, राइट। अब इसके ड्रॉबैक क्या है कि सर ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है रिकॉर्ड करना कई बार, और इसमें कई बार गलती हो जाती है। नहीं, और जो भी प्रॉफिट दिखाया जा रहा है डिवीजन का है तो आर्टिफिशियल, केवल इंटरनल इवैल्यूएशन के लिए, ये ड्रॉबैक है। तो ड्रॉबैक क्या है कि सर थोड़ा सा क्लैरिकल एरर होने की संभावना ज्यादा हो जाती है, रिकॉर्ड्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। मतलब जो प्राइस रिसीविंग डिपार्टमेंट दे रहा है वो अलग प्राइस है, ज्यादा है, और जो परचेज डिपार्टमेंट दे रहा है वो कम है। तो कंसोलिडेट पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि इसको एलिमिनेट किया जाए। तो थोड़ा सा कई बार क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, राइट। और दोनों का प्रॉफिट आर्टिफिशियल होता है। अलग अलग की बात करें कि हम ये सोचे कि ए डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट कमाया, बी ने प्रॉफिट कमाया, तो दोनों का जोड़ नहीं आता फिर,
क्योंकि वो आर्टिफिशियल प्रॉफिट होता है। कंपनी के प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इसको एलिमिनेट करना पड़ता है, राइट में। ये कराया ड्यूअल प्राइस। तो ड्यूअल प्राइस में हम क्या बात करना चाहते हैं, ये प्रपोजल है टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज द प्रपोजल टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, लड़ाई क्यों होती है, क्योंकि रिसीविंग डिपार्टमेंट कम देना चाहता है, सप्लाई डिपार्टमेंट ज्यादा लेना चाहता है, राइट। तो फर्स्ट क्या कहते हैं कि सप्लाई डिपार्टमेंट आप सिर्फ अपना ध्यान रखो, यानी ये ट्रांसफर करें, मतलब अपनी बुक्स में ट्रांसफर प्राइस बुक करें, किस पर, कॉस्ट प्लस मार्जिन पर, ओके। और रिसीविंग डिपार्टमेंट हाँ जी, इनको कहा गया है कि आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करें, किस पर, ट्रांसफर कॉस्ट रिकॉर्ड करें वेरिएबल कॉस्ट पर, राइट। ये अलग अलग रिकॉर्ड करें, तो ये उनकी रिवेन्यू बन जाएगी और ये इनकी कॉस्ट बन जाएगी, ओके। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, हाँ जी, ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है, एरर होने की संभावना हो जाती है, और एक तरह से आर्टिफिशियल प्रॉफिट होता है ये, एक तरह से आर्टिफिशियल प्रॉफिट होता है, राइट भाई। बट फायदा क्या है इसका, आप अगर बात करो फायदे की, राइट भाई, ये फायदा क्या है, बेनिफिट, ये दोनों के बीच में कॉपरेशन बढ़ा देता है, ऐसा नहीं, कॉपरेशन बढ़ जाता है, नहीं, गोल कॉन्ग्रुएंस, लड़ाई खत्म हो जाती है, राइट, आपस की लड़ाई खत्म हो जाती है, और सब ऑप्टिमल डिसीजन खत्म हो जाता है, सब ऑप्टिमल डिसीजन यानी जो ऑप्टिमम नहीं रहता, नहीं, वो खत्म हो जाता है, रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाते हैं, रिसोर्स ऑप्टिमम यूटिलाइज हो जाते हैं, राइट, क्लियर। तो ये पहला पार्ट हुआ ड्यूअल प्राइस, कि भाई जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है ना दोनों के बीच में, कि सप्लाई डिवीजन चाहता है मुझे ज्यादा मिले, रिसीविंग चाहता है मैं कम से कम दूं, तो दोनों मत लड़ो, आप अलग अलग बात करो। सप्लाई को बोलेंगे कि तुम टोटल कॉस्ट प्लस मार्जिन पे ट्रांसफर करो और वो रिवेन्यू बुक कर लो अपने पास, ठीक है। और रिसीविंग को बोलेंगे कि तुम वेरिएबल कॉस्ट पर बुक कर लो अपनी अपनी बुक्स में। जब कंसोलिडेट करेंगे तो इसको रिकनसाइल कर लेंगे, ठीक है, इससे कॉपरेशन बढ़ेगा, इससे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी, दोनों का फायदा होगा। बट लॉसेस हमारे पास क्या है कि इससे एरर होने की संभावना बढ़ जाती है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और आर्टिफिशियल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो बट ये बात हम यहाँ पर कहेंगे कि हम ये रिकनसाइल कर लेते हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, एट द टाइम ऑफ कंसोलिडेशन, ओके, यानी कंपनी के प्रॉफिट के टाइम पर खत्म हो जाता है ये प्रॉफिट, ओके। चलिए चलिए अब सेकंड पार्ट पर आते हैं, टू पार्ट ट्रांसफर प्राइस। इसमें भी हम ये कहते हैं कि सिर्फ सप्लाई डिवीजन है, जो हमारा सप्लाई डिवीजन है उसको हम ये कहते हैं कि आप ट्रांसफर करो, हाँ जी, किस पर, वेरिएबल कॉस्ट पर प्लस लमसम अमाउंट, इनडायरेक्टली टोटल कॉस्ट पर,
ठीक है, राइट, इनडायरेक्टली टोटल कॉस्ट पर ट्रांसफर करो, ठीक है, ओके। इससे क्या होगा, सप्लाई डिवीजन को, इससे ये फायदा होगा कि सप्लाई डिवीजन को नहीं कि रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी ऑफ एडिशनल कॉस्ट फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट को बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो रिकवर हो जाएगा, एंड रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, ये एक अतिरिक्त यूनिट बनाने को जो खर्चा आ रहा है वो रिकवर हो जाएगा, और ये फिक्स कॉस्ट का खर्चा रिकवर हो जाएगा, नहीं तो इससे इसकी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, इससे इसकी बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी, ओके। और रिसीविंग डिपार्टमेंट को क्या फायदा होगा, हाँ जी, कि उसको बाजार से कम कीमत पर माल मिल जाएगा, नहीं दे कैन रिसीव एट लोअर कॉस्ट देन मार्केट प्राइस, ओके। चल, तो ये दोनों का फायदा होगा, तो दोनों बातें समझ में आ गई, ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको। हाँ जी, अगला है एक्सप्लेन अबाउट इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस। इंटरनेशनल प्राइस का मतलब होता है कि जब सप्लाई डिवीजन और रिसीविंग डिवीजन अलग अलग कंट्री में सिचुएटेड हैं और दोनों के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होती है, तो जो प्राइस फिक्स की जाती है उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस। अगर एक सप्लाई डिवीजन इंडिया में है, रिसीविंग यूएस में है, या वाइस वर्सा, तो जो प्राइस फिक्स की जाएगी फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर के लिए, कि भाई सप्लाई डिवीजन इंडिया से गुड्स भेज रहा है यूएस को, और वो गुड्स यूएस वाले लेकर अपना फाइनल प्रोडक्ट बनाकर आगे बेचते हैं, तो जो प्राइस फिक्स की जाएगी वो क्या कहलाएगी, ट्रांसफर प्राइस। भाई दोनों एक कंपनी के पार्ट होने चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग यूनिट है कि मैं किसी को भी भेज दूं वो ट्रांसफर प्राइस होगा, नहीं, वो दोनों जो यूनिट हैं एक ही अंडर द सेम मैनेजमेंट होने चाहिए, ठीक है। अब इसके फायदे क्या हैं, सबसे पहली बात तो आप ये कह सकते हो कि अगर सप्लाई डिवीजन को ये लगता है कि मेरे पास जो लेबर हैं, सप्लाई डिवीजन को भाई ठीक है तुम अपने वहां से खरीद रहे हो इनपुट, मैं अपना प्रोडक्ट बना के बेच रहा हूँ, पर दोनों आपस में बात करते हैं कि यार सप्लाई डिवीजन वाला कहता है कि मेरे पास लेबर यहाँ पर प्लेंटी में उपलब्ध है और सस्ते हैं, तुम्हारे पास लेबर महंगे हैं, तो एक काम करता हूँ मैं प्रोडक्ट बना लेता हूँ, आपका जो इनपुट है मैं आपको भेज देता हूँ कि भाई आपको टीवी बनाकर बेचना है, तो उसका जो मदरबोर्ड है वो हम बना देते हैं और आपको भेज देते हैं क्योंकि हमारे पास लेबर सस्ते हैं, राइट। या फिर उल्टा रिवर्स, रिसीविंग डिपार्टमेंट ये कहता है, यूनिट कहते हैं कि हाँ हमारे पास मटेरियल भी बहुत महंगा है, नहीं भी, तो अगर आप मटेरियल जो आपके यहाँ सस्ता है वो आप प्रोडक्ट बनाकर हमें बेच दो तो हमारे लिए और फायदा होगा। ऐसे ही अगर सप्लाई डिवीजन में मान लो टैक्स रेट हाई है, तो वो टैक्स रेट बर्डन बचाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से बनाकर ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ टैक्स पे कर देते हैं ताकि टैक्स का बर्डन हेड ऑफिस का शिफ्ट हो जाए। बट टू सम एक्सटेंट यहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट क्या कहेगी कि हम उस प्राइस को नहीं मानेंगे जो आप प्राइस फिक्स करते हो, हम उस प्राइस को मानेंगे जो आर्म लेंथ प्राइस होगी। आर्म लेंथ प्राइस का मतलब होता है फेयर प्राइस, यानी आपने बराबर वाले किसी और कंपनी को जो आपको जानता ना हो उसको अगर आप बेचते तो कितने में बेचते वो प्राइस फिक्स की जाएगी, ठीक बात है, चल, राइट में। तो तीन बातें बता दी, हाँ जी। परचेज डिवीजन और सप्लाई डिवीजन ऑपरेट इन डिफरेंट कंट्री, अलग अलग कंट्री में है, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सप्लाई टू परचेज, तो वो कहलाती है इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस। बेनिफिट क्या है, इफ सप्लाई डिपार्टमेंट इज हाई टैक्स रेट कंट्री, अगर सप्लाई डिपार्टमेंट उस कंट्री में है जहां पर टैक्स रेट हायर है, इट कैन रिड्यूस इट्स टैक्स बर्डन बाय चार्जिंग लो ट्रांसफर प्राइस, है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करके ट्रांसफर प्राइस फिक्स कर देंगे। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है कि ट्रांसफर प्राइस को फेयर चेक करता है, आर्म लेंथ प्राइस, कि आपने बराबर वाले को कितना बेचा है मैं तो उतना मानूंगा ताकि टैक्स अवॉइड किया जा सके। टैक्स अवॉइडेंस मतलब
कि टैक्स की जो चोरी होगी या टैक्स जो आप रिड्यूस कर रहे हो उसको बचाया जा सके, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देख लेता है। फिर भी चलिए दूसरा, सप्लाई डिपार्टमेंट इजी एक्सेस टू लो कॉस्ट लेबर। सप्लाई डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे पास लेबर बहुत सस्ते हैं, तो हम आपको ट्रांसफर कर देते हैं ताकि कॉस्ट कम आए। ठीक है। परचेज डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे पास रॉ मटेरियल शॉर्ट सप्लाई में है हमारी कंट्री में, मतलब रॉ मटेरियल हमें नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आप कंपोनेंट बनाकर हमें भेज दो रिलायबल सोर्सेज से फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो अगर सप्लाइड रिसीविंग डिपार्टमेंट के यहाँ मटेरियल की कमी है या फिर सप्लाइड डिपार्टमेंट के पास लेबर अनलिमिटेड है और लेबर कॉस्ट सस्ती है, राइट, या फिर हम ये कहें कि सप्लाई डिपार्टमेंट जिस कंट्री में है वहां पर टैक्स बर्डन हाई है, तो वो ट्रांसफर प्राइस कम करके इसको रिड्यूस करना चाहते हैं। तो ये इसके बेनिफिट हैं इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस के। ओके, चलिए गोल्ड कॉन्फिडेंस हमने पहले बता ही दिया। ओके।